हाँ जी, कैसा गया एग्जाम? हाँ, मीडियम गया। देखे, चेक क्यों किए? नहीं, फिर भी मतलब ऐसे तो मिल ही गया होगा। किसको? नहीं, वो ठीक है, वो तो रहता है, वो हर एग्जाम में रहता है। अरे तो फिर भी एक रेंज होगा ना, मान लो कहाँ पे जा रहा है। इतना तो चल सकता है ना। नहीं, कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं हम, कट ऑफ कितना जाएगा क्या जाएगा, आप लोग का मतलब एक अपना ये होना चाहिए कितना जा रहा है लगभग। चलो कोई नहीं, जो भी था वो तो हो गया, अगर फिर से होता है तो भी ठीक। कितना किए थे? तो मान के चलो। हाँ चलो, तो हम लोग सवाल देख रहे थे नहीं, आंसर किसी ने लिखने का प्रयास किया? अच्छा चलो ठीक। चलो तो पहला था कि सॉइल जो है, मच्छर, सॉइल जो है दिस इज द फंक्शन ऑफ किस किस चीज का था ये? पेरेंट रॉक, क्लाइमेट और टोपोग्राफी, टाइम, ठीक है ठीक है। तो पेरेंट रॉक के बेसिस पे उसका टेक्सचर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, उसमें मिनरल्स कैसे होंगे, दिस विल द पेरेंट रॉक डिसाइड करेगा कितना जल्दी बनेगा, कितना देर से बनेगा। क्लाइमेट जो है आपका डिसाइड करेगा कि आप में उसमें किस तरीके के मिनरल्स रहेंगे, यहाँ वहां पे लीचिंग होगी कि कैपिलरी एक्शन से सॉल्ट वगैरह ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे। टोपोग्राफी आपका सॉइल प्रोफाइल डिसाइड करेगा। नहीं, इसके अलावा जो टाइम है कि कितना टाइम, तो जितना ज्यादा टाइम रहेगा उस हिसाब से सॉइल प्रोफाइल उतना ही आपका स्ट्रेंथन रहेगा। बायोटिक फैक्टर्स का भी अपना रोल होगा, जिस तरीके के वहां पे सॉइल क्लाइमेट को क्रिएट करते हैं। सो ये सारी चीजें सॉइल के फैक्टर्स रहेंगे। इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट सॉइल होराइजन्स की बात करी थी, सॉइल प्रोफाइल की बात करी थी। तो यहाँ पे लेयर्स जो थे ओ, ए, ई, बी एंड सी, ठीक है। ओ जो था आपका ऑर्गेनिक लेयर था, जो आपका यहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस आपका चल रहा है। ए जो लेयर है दिस इज द टॉप सॉइल लेयर, जहां पे आपका प्लांट्स का सीड जो प्लांट होते हैं और ग्रोथ होती है, दैट टेक्स प्लेस इन ए लेयर। ई लेयर जो है दिस इज द एलुविएटेड लेयर, जहां से कि क्या हो रहा है, मिनरल्स एंड ऑल जो चीजें हैं ये वाटर के साथ सिप करके नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ एक तरीके से कह सकते हो टेक्सचर यहाँ पे सॉइल का आपको मिलता है। इसके बाद जो बी लेयर है, यहाँ पे जाके फिर से डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो मिनरल्स ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली द सी लेयर जो है, जो कि अभी आपके प्रोसेस में है ब्रेकडाउन के। एंड सबसे नीचे आपका आर लेयर यानी रेगोलिथ जो है, जो आपका रॉक है अभी। तो ये था आपका सॉइल प्रोफाइल का कल का डिस्कशन। इसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इंडिया में क्या मिलते हैं। इसमें सबसे पहला हमने बात करी एलुवियल सॉइल की, और एलुवियल सॉइल में अगेन सारे सॉइल्स में वही देखने का है कि यहाँ पे इनका लोकेशन कहाँ पे है। तो इनका जो प्रोमिनेंट लोकेशन है दैट इज इन द आपका जो प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स आपका, साथ ही साथ कुछ कोस्टल प्लेन्स के एरिया, डेल्टाइक रीजन्स में, वहां पे आपका एलुवियल सॉइल का लोकेशन मिलेगा। प्रोसेस जो अगर बात करोगे तो ये एजोनल सॉइल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट हुए हैं, ये यहाँ पे इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसमें टाइप्स की बात करोगे तो जनरली दो टाइप्स के हमने पढ़े, भांगड़ एंड खादर, ठीक है। तो भांगड़ दैट इज द ओल्ड एलुवियम, और खादर जो था दैट इज द न्यू एलुवियम। भांगड़ में आपको वहां पे कंकर नोड्यूल्स भी मिलते हैं, ठीक है, कैल्शियम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मात्रा में होता है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो ये क्या है, नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट भारत के सारे सॉइल्स में डेफिशिएंट मिलेगा। पोटास में ये काफी अच्छा है, ठीक है, पोटाश यहाँ पे काफी अच्छे मात्रा में मिलता है। नाउ कमिंग ऑन टू क्रॉप्स की बात करोगे तो ऑलमोस्ट अब सारे रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, जूट वगैरह को कर लेना इसमें स्पेसिफिकली, ठीक है। सो सिमिलरली एलुवियल सॉइल की तरह पे ही आप बाकी सॉइल्स को भी एक एक करके चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम लोग। सो नेक्स्ट जो है आपका इंडिया में दैट इज द ब्लैक सॉइल्स। लोकेशन की बात करोगे तो जो आपका डेक्कन लावा प्लेटू वाला रीजन है पूरा का पूरा, जहां पे भी ये वोल्केनिज्म हुआ था, उस सारे रीजन्स में आपको ब्लैक सॉइल जो है वो मिलता है। बट उसके अलावा थोड़ा सा
कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में भी ये कुछ रीजन्स में ब्लैक सॉइल की प्रेजेंस मिलती है। ठीक है, तो याद रखोगे डेक्कन लावा प्लेटू वाला रीजन महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, ये जो चारों स्टेट आपके आसपास हैं वहां पे यू विल फाइंड। और एलुवियल के बाद नंबर 2 पे अगर कोई आपका जो सॉइल है लोकेशन इनके बेसिस पे कि कितना उसका प्रेजेंस है, तो दैट इज द ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो 40% के आसपास था आपका दैट इज द एलुवियल सॉइल, 15% के आसपास जो है दिस इज द आपका ब्लैक सॉइल की प्रेजेंस आपको मिलती है। इसके बाद इसके थोड़े से फीचर्स आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसके जो फॉर्मेशन का जो मेजर कॉज है दैट इज द कि जो आपका डेक्कन लावा प्लेटू था, जो लावा इग्नियस रॉक्स थे, उनके ब्रेकडाउन के वजह से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, थोड़ा बहुत ये राजमहल ट्रैप यानी झारखंड एंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में थोड़ा बहुत मात्रा में मिलता है। कारण ये है कि झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में भी एक टाइम में वोल्केनिज्म हुई थी। ठीक है, ये देखो भारत में वोल्केनिज्म जनरली जो है, अगर करंट की बात कर दो पिछले टाइम्स में, मतलब पहले कौन से हुए हैं, तो 3 रीजन है जहां पे वोल्केनिज्म हुआ है। एक रीजन तो आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू वाला है जो सबसे रिसेंट का है, करंट वाले को छोड़ दो तो। उसके पहले फिर आपका जो आपका लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस के आसपास में जो है वहां पे भी थोड़ी बहुत वोल्केनिज्म हुई थी। एंड तीसरा जो है दिस इज द राजमहल ट्रैप वाला आपका जो छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पे काफी नीचे है, बट कुछ क्षेत्रों में क्योंकि इरोजन ज्यादा हो गया तो कुछ मात्रा में ब्लैक सॉइल वहां पे भी मिलता है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में बनने का जो कारण है, अगेन यहाँ पे भी कुछ पुराने पत्थर, जो पुराना जो आपका जब आप रॉक से क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो जो सबसे पुराने पत्थर जो थे वो आपको कुछ रीजन्स में आपको मिलते हैं, तमिलनाडु वाले रीजन्स में, उसके वजह से थोड़ा बहुत प्रेजेंस वहां पे भी है। बट ध्यान रखेंगे प्रोमिनेंस जो है दैट इज आपका गुजरात वाला रीजन एंड महाराष्ट्र वाला रीजन, थोड़ा बहुत अपर कर्नाटका, ठीक है, थोड़ा एमपी, थोड़ा आंध्र प्रदेश, ये रीजन्स हैं आपके जो जहां पे प्रोमिनेंटली ब्लैक सॉइल मिलता है। थोड़ा बहुत मात्रा में तमिलनाडु में और थोड़ा सा झारखंड एंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में मिलेगा। तो जो पुराने हैं, जितने पुराने हैं तो वो काफी डीप मिलेंगे, काफी डेप्थ में मिलेंगे। जो नए वाले हैं यू विल फाइंड कि वहां पे शैलो रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये रीजन जो है वो हिली रीजन है, तो हिली रीजन होने की वजह से क्या होता है कि आपको हिल्स पे यहाँ पे इनकी डेप्थ क्या होगी, शैलो होगी। ऑब्वियसली हमने टोपोग्राफी की बात करी है, जहां पे भी स्लोप होगा वहां पे सॉइल की डेप्थ क्या होती है, शैलो रहेगी। और जहां पे भी वैलीज होंगे, वैलीज में इनकी डेप्थ आपको ठीक ठाक मिल जाती है, तो वैलीज में इनकी डेप्थ आपको अच्छी मिलेगी, तो इसीलिए वैली के रीजन में खेती भी आपको काफी अच्छी होगी। ये जो रीजन्स है जनरली, ये जो रीजन्स है यू विल फाइंड कि यहाँ पे टेम्परेचर आपको काफी ज्यादा रहता है, लो रेनफॉल। अब देखो मराठवाड़ा, विदर्भा, ये सारे के सारे रीजन्स अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल का रीजन है। ठीक है, और वहां पे क्या है कि टेम्परेचर आपको सालों हाई रहेगा, रेनफॉल कम होती है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जनरली कहा जाता है कि ये जो आपका सॉइल है ये ड्राई एट हॉट रीजन्स में जनरली मिलता है। एक चीज ध्यान रखोगे, यहाँ पे इसी सॉइल का दूसरा नाम जो है, कई बार इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं आपसे सिंपली पूछ देगा कि ये बताओ रेगुर सॉइल किस सॉइल को कहते हैं, तो लोकल में इसको रेगुर सॉइल कहते हैं, जनरली ये जो आपका ब्लैक सॉइल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि इसको लेकर के कुछ लोगों का डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, कि आप अगर ब्लैक सॉइल कह रहे हो कि ब्लैक सॉइल लावा की वजह से बना है, क्योंकि उसी लावा के डिग्रेडेशन से बना है, बट फिर तमिलनाडु वाले रीजन में और ये रीजन्स में कैसे मिले, तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना मैग्नेटाइट का प्रेजेंस है। ठीक है, मैग्नेटाइट दैट इज द आयरन का ओर है। ठीक है, तो इन रीजन्स में थोड़ा बहुत मैग्नेटाइट का रोल है और इसके वजह से इसको ब्लैक कलर मिलता है। तो कहीं अगर डायरेक्टली ऑप्शन में ना हो, अगर कहीं रहे कि अच्छा मैग्नेटाइट का प्रेजेंस की वजह से है क्या, तो डेफिनेटली मैग्नेटाइट का प्रेजेंस इन सॉइल्स में रहता है। ठीक है, अब उसके वजह से ब्लैक कलर है नहीं है वो बात का डिस्प्यूट है, बट मैग्नेटाइट ओर का प्रेजेंस इन रॉक्स में आपको है, दैट इज यू विल कीप इन माइंड। इसके बाद अगर बात करोगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे देखो ब्लैक सॉइल है, आयरन है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक जो है मटेरियल काफी अच्छे मात्रा में यहाँ पे मिल जाता है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल जिस चीज के लिए जाना जाता है दैट इज द परसेंटेज ऑफ क्ले मटेरियल। तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले की बात आप करते हो, इस ब्लैक सॉइल में क्ले का परसेंटेज बहुत हाई होता है। अब क्ले का परसेंटेज बहुत हाई होगा तो ये क्या करेगा बताओ, वाटर को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो ये इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी काफी अच्छी होती है। तो थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है ना, तो वो बारिश का पानी यहाँ पे क्या रह जाता है, वो स्टोर रहता है सॉइल्स में, वो नीचे नहीं जाता, नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो थोड़ी बहुत बारिश में भी इसमें खेती हो सकती है। लेकिन दूसरी चीज है कि यहाँ पे ये भी होगा कि जब बारिश होगी, थोड़ी सी भी बारिश होगी, तो दिस सॉइल स्वेल, ये जो आपको मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो ऑब्वियसली वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो बिकम्स स्टिकी।
ठीक है। तो कल भी हमने एग्जांपल लिया था, हमारे बिहार क्षेत्र में भी जो काली मिट्टी थोड़ी बहुत मिलती है, ये वाली तो नहीं है, बट हाँ वो भी वाटर को काफी अच्छा एब्जॉर्ब करती है और वो स्वेल करती है। लेकिन जैसे ही वो पानी सूखेगा, जैसे ही गर्मी का दिन आएगा, पानी सूखेगा तो बहुत हार्ड होता है और काफी बड़े बड़े क्रैक्स इसमें आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, यू विल फाइंड बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पे आपको डेवलप होते हैं। लेकिन इससे इसका एक फायदा होता है, इससे होता ये है कि इसको सेल्फ एरेशन मिलता है, या कहते हैं कि इसमें सेल्फ प्लाविंग कैपेसिटी होती है। ये मिट्टी जो है अपने आप को ही क्या कर लेती है, जो प्लाविंग करते हो आप, खेत जोतते हो, वो काम ये अपने गीला होने और सूखने की वजह से ही कर लेता है। कैसे करता है, सिंपली देखो ना, मान लो ये ऐसे था पूरा मिट्टी का लेयर, अब क्या होगा, ये मान लो मिट्टी है, अब ये पानी मिला, पानी मिलने के बाद ये क्या हो गया, स्वेल करेगा, स्वेल करने में जब पानी सूखेगा यू विल फाइंड कि कुछ इस तरीके के क्रैक्स इसमें डेवलप हो जाते हैं, राइट। अब जब क्रैक्स डेवलप होंगे तो क्या होगा, धीरे 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 ये ऊपर का लेयर जो है ना, विंड और बाकी चीजों की वजह से ये टूट के इन गड्ढों में जाके गिरेगा। तो लेयर क्या हो गया, नीचे वाला लेयर एक्सपोज हो गया और ऊपर वाला लेयर नीचे चला गया। जब हम प्लाविंग करते हैं यही काम तो करते हैं, प्लाविंग करते हो तो आप क्या करते हो, मिट्टी को ऊपर नीचे वाले लेयर्स को मिलाते हो आप, तो इसका फायदा इसको होता है। इसीलिए कहते हैं कि दिस एड्स इन सेल्फ एरेशन या सेल्फ प्लाविंग। और इसके वजह से क्या होता है, जब भी मिट्टी में एरेशन होगी या प्लाविंग होगी तो उसमें जो भी नाइट्रोजन वगैरह होगा वो सारे लेयर्स तक, वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होगा वो सारे लेयर्स तक पहुंचता है। तो फर्टिलिटी के मामले में भी ये सॉइल्स जो है काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो सेल्फ प्लाविंग कैपेसिटी के साथ रहेगा। जनरली ये देखा गया है कि जो सॉइल्स आपके अपलैंड्स में, जो हिली रीजन्स में, हिल में है, वहां पे फर्टिलिटी इनकी कम रहती है, जो वैली हो वहां पे डेप्थ ज्यादा है और वहां पे आपका ये सॉइल जो है वो आपका फर्टाइल रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, आयरन की तो हमने बात कर ली, लेकिन दूसरा चीज जिसमें ये काफी रिच होता है दैट इज द लाइम, ठीक है। यानी कैल्शियम में भी ये मिट्टी जो है ये आपकी काफी अच्छी है। तो लाइम एंड आयरन, साथ ही साथ आपका मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया भी थोड़ा बहुत मात्रा में मिल जाता है। डेफिशिएंट अगेन एक चीज में है, दैट इज द नाइट्रोजन। भारत के ऑलमोस्ट सारे सॉइल नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है, सारे के सारे, ठीक है। किसमें कौन सा बेहतर है ये याद रख लेना, डेफिशिएंट सारे के हैं नाइट्रोजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन की प्रेजेंस अच्छी है, ब्लैक सॉइल है, लाइम ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है, मैग्नीशिया ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। नाइट्रोजन में ये सॉइल भी जो है वो डेफिशिएंट है। अच्छा, इन रीजन्स में किस चीज की खेती होती है, क्रॉप्स की अगर बात करोगे तो हाँ जी, कॉटन है, इसीलिए कई बार इसको जो है ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। शुगर केन आजकल यहाँ पे खूब उग रहा है, ठीक है, तो शुगर केन यहाँ पे उगेगा। अब यहाँ पे जो है बिकॉज कि ये वाटर को कंजर्व करता है और कॉटन के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती भी नहीं है। तो एक बार बारिश हो गई 2-3 महीने वो खेत जो है वो आपका ठीक ठाक रहेगा, उसमें जो है पानी की मात्रा रहेगी। तो कॉटन कल्टीवेशन जो है यू विल फाइंड कि यहाँ पे इस रीजन में काफी अच्छा होता है। थोड़ा बहुत जो है जिन रीजन्स में खेती उतनी नहीं है वहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट में उतना अच्छा नहीं होगा। फॉस्फोरस नाइट्रोजन में ये अच्छा नहीं है। तो नाइट्रोजन तो आपको सिंपली सारे में याद रखना, नाइट्रोजन में अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसमें अगेन बहुत सारे टेक्सचर हैं, डीप ब्लैक, मीडियम ब्लैक, शैलो ब्लैक, नॉट नेसेसरी टू मच। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अगर क्रॉप्स की बात करो तो सिंपली कॉटन याद रखोगे, शुगर केन याद रखोगे। इसके अलावा टोबैको वगैरह वाला, थोड़ा सा जो आंध्रा वाला रीजन है वहां पे आपको टोबैको होता है। पल्सेज की खेती काफी अच्छी हो जाएगी। मिलेट्स की खेती, ड्राई रीजन है तो मिलेट्स की खेती भी आपको ठीक ठाक होती है। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स, वो जो आपका नागपुर एंड ऑल वाला रीजन है तो वहां पे सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेज और ये सब चीजों के लिए, ग्रेप्स वगैरह वहां पे काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो जनरली आपको क्रॉप्स में वही कॉटन सबसे प्रोमिनेंट में है। आजकल शुगर केन होनी शुरू हो गई है जब से वाटर अवेलेबल हो गया है, तो ठीक है। और उसके अलावा जो है बाकी आप मिलेट्स वगैरह जो चाहो, मिलेट्स पल्सेस वगैरह इन रीजन्स में ज्यादा होता है। इशू की अगर बात करोगे इस सॉइल के साथ, जो मेजर इशू है वो है आपका कि ये ड्राई रीजन्स में है। तो ड्राई रीजन्स में, और उसमें भी कुछ रीजन्स वैसे हैं जहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो इवन दो दिस सॉइल इज फर्टाइल, बट वहां पे बारिश ना होने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रहती है सॉइल में, कम रहती है, ठीक है। तो ये मेजर आपका यहाँ पे इसके साथ अगर लिमिटेशन या इसके इशू की बात करोगे तो वो आपके ब्लैक सॉइल के साथ जाएगी। तो मेजर दो सॉइल टाइप्स आपने देखे, एलुवियल और ब्लैक सॉइल। यहां तक समझ में आई बात, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं इसमें, ठीक है। फैक्चुअल डेटा थोड़ा बहुत, बाकी इसको लिंक करके रखोगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रेड सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल भी कई बार साथ में लिखा रहता है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली रेड सॉइल बोलो या रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो बारिश पड़ेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, पानी नहीं रहेगा
तो रेड दिखेगा। जैसे ही बारिश होता है तो येलो दिखने लगता है, पानी जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रेड सॉइल या रेड एंड येलो सॉइल। अगेन अब इसका लोकेशन कहाँ पे दिखेगा, तो सिंपली याद रखना जितने आपके ब्लैक सॉइल वाले रीजन है उसके बाहर बाहर जितना इलाका है दैट इज आपका रेड एंड येलो सॉइल का है, ठीक है। सो पेरीफेरी एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है, जो कि आपका छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, तेलंगाना, नीलगिरी वाले रीजन में नीचे जाओगे वहां पे भी आपका रेड एंड येलो सॉइल है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट होल ऑफ तमिलनाडु मेजरली। अब नीचे जैसे ही पेनिनसुलर प्लेटू में नीचे जाते हो तो ऊपर वाला नॉर्दर्न प्लेन तो आपका पूरा का पूरा एलुवियम हो गया, ठीक है। एक साइड वाला रीजन आपका डेक्कन लावा प्लेटू का ब्लैक सॉइल का हो गया। उसके अलावा जो रीजन बचता है वो मैक्सिमम टाइम क्या है, वो रेड एंड येलो सॉइल का रीजन, जितना हिली रीजन है वो सारा का सारा रेड एंड येलो सॉइल का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहली चीज, यहाँ पे जो है आयरन ऑक्साइड का कंटेंट हाई है, बट आयरन ऑक्साइड से ज्यादा यहाँ पे इसका जो कलर रेड दिखता है दैट इज बिकॉज ऑफ कि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है आयरन तो क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, जंग बनाता है। जंग का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, ठीक है। तो यही लिखा गया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसका, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, उसके वजह से इसका जो कलर है वो रेड दिखता है, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए कि वहां पे आयरन का प्रेजेंस में वो ब्लैक दिख रहा था, यहाँ पे आयरन के प्रेजेंस में ये रेड क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे रेड दिखने का कारण है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे जनरली ये रीजन्स भी आपके इंडिया के क्या है, लो प्रेसिपिटेशन वाले रीजन है। हालांकि ब्लैक सॉइल से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आपको बेहतर मिलेगा, बट जनरली जो है इस रीजन में यू विल फाइंड कि ये हिली रीजन्स में बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। हिली रीजन्स में इसलिए यहाँ पे खेती के लिए बहुत अच्छे रीजन्स नहीं, आप घूम के देखना जहां पे भी रेड सॉइल आपको दिखेगा यू विल नॉट फाइंड कि बहुत ज्यादा खेती होती है, क्योंकि हिली रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है, स्लोप स्टेबल नहीं है। यहाँ पे जो बनने का कारण है इनका दैट इज वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको कई टाइप्स के रॉक्स, तो मेजरली 3 टाइप्स के रॉक आप देखते हो, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो ये क्या है, ये आपको बेसिक रॉक से बने हुए इग्नियस रॉक्स एंड थोड़ा बहुत मेटामॉर्फिक रॉक से। यहाँ पे लाइमस्टोन जनरली जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट रॉक्स हैं तो लाइमस्टोन से बना है, ग्रेनाइट से बना है, निश है, क्वार्टजाइट से। ये जो मेजर रॉक्स हैं इनके टूटने की वजह से ये बना है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होने की वजह से यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे रस्ट या आयरन ऑक्साइड डेवलप होता है और वही इसको रेड कलर देता है। जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब पानी को ये एब्जॉर्ब करेगा, बारिश होगी तो ये रेड कलर चेंज होकर येलो दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट रेड एंड येलो, कहीं कहीं केवल रेड कलर लिखा हुआ है, रेड सॉइल लिखा है, कहीं पे रेड एंड येलो सॉइल लिखा है, तो दोनों एक ही चीज है। ओनली थिंग इज कि वो पानी ऑब्जॉर्ब किया है कि नहीं किया है। अब यहां पे होता ये है कि दिस सॉइल्स यहाँ पे ये क्योंकि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं और इनकी जो है ना पोरोसिटी काफी हाई है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे जो है आपका क्ले कंटेंट इसमें काफी कम होता है, क्ले कंटेंट कम होता है, सिल्ट का कंटेंट इसमें काफी हाई होता है। इसके वजह से जो इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो काफी कम होती है। थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है ना, थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है तो काफी ज्यादा मात्रा में पानी जो है वो नीचे जाना स्टार्ट होता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है, बड़ा छोटा रहता है तो क्या करता है, पानी को होल्ड करता है। पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो वाटर को अपने से होकर के जाने देता है। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लीचिंग काफी ज्यादा मिलती है, वाटर रिटेंशन ये कर नहीं पाता है काफी अच्छा, ब्लैक सॉइल की तरह ये नहीं कर पाएगा, इवन एलुवियल से भी कम करता है। इसी वजह से अगर इस रीजन में खेती करनी है आपको तो काफी ज्यादा मात्रा में यू नीड द इरिगेशन, और भारत में सबसे कम इरिगेशन इसी क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्षेत्र जो है खेती के लिए भी काफी अच्छा डेवलप नहीं है। अगेन यहाँ पे एक चीज में फिर से ये इनएडिक्वेट है, दैट इज द नाइट्रोजन। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दो जहां पे स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से बना है, तो लाइम एंड मैग्नीशिया में भी ये कम है, ह्यूमस अच्छा डेवलप नहीं है, फॉस्फेट भी अच्छा नहीं है। ओनली थिंग दैट इज गुड, इट्स गुड इन दैट इज द, लेकिन क्योंकि इनका कंटेंट ऐसा है, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं, इसमें एल्यूमिनियम और बाकी चीजों का कंटेंट अच्छा होता है, तो अगर यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए तो फिर ये इसमें भी खेती आपकी प्रॉपर तरीके से करी जा सकती है, ठीक है। तो एक तो पहले हम लोग एक मैप ड्रॉ करते हैं कि हमने किन रीजन्स को चिन्हित किया है, ठीक है। तो आपको जो है मैप बनाने में भी आसानी रहेगी। तो ये वाला जो रीजन था आपका पहला, ऑलमोस्ट यहां से स्टेट कर सकते हो ऐसे,
दिस इज योर कंप्लीटली एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसके बाद हाँ कोस्टल एरिया बिल्कुल ही, ठीक है। ये डेल्टा, जहां पे डेल्टा होगा वहां पे थोड़ा सा बड़ा कर लेना, नहीं होगा तो पतला कर देना। ठीक है, डेल्टा है मान लो यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर लेना। इसके बाद थोड़ा बहुत इस रीजन में है, हल्का फुल्का है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद आ जाओ ब्लैक सॉइल। अगर ब्लैक सॉइल की बात करोगे तो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा जो रीजन है आपका, ठीक है, ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रीजन ब्लैक सॉइल है। थोड़ा बहुत इस रीजन में, सम व्हाट यू विल फाइंड इन दिस तमिलनाडु वाले रीजन में। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लो, ऐसे ट्रायंगल बनाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके बाद जो मेजॉरिटी बची हुई है इस रीजन में, मेजॉरिटी जो बची हुई है दैट इज योर रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा एरिया जो है दिस इज, ये पूरा ही आपका जो है रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, कोस्टल एरियाज को छोड़ करके जो पूरा का पूरा आपका पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है दैट इज योर रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो ये मेजर आपके सॉइल टाइप्स है जो भारत में सबसे ज्यादा मेजरली जो मिलते हैं, वो है आपके ये तीन। करीब करीब आपका, हाँ जी, एलुवियल 40% हो गया, 15% के आसपास आपका ब्लैक सॉइल हो गया, और करीब करीब 10-12% के आसपास आपका ये रेड एंड येलो सॉइल है। इसके बाद जो भी सॉइल्स आप देखोगे वो थोड़े बहुत पैचेज में मिलते हैं, जैसे लैटेराइट हो गया आपका, हिली सॉइल्स होगा, ऑब्वियसली माउंटेन सॉइल्स होगा तो इस रीजन में जाएगा। बट बाकी जो लैटेराइट वगैरह आपका और एरिड सॉइल्स मिलेंगे वो आपको जाएंगे कुछ कुछ परसेंटेज में। ठीक है, तो एरिड सॉइल इसलिए इस रीजन में थोड़ा बहुत जाएगा, एलुवियल भी है वो, थोड़ा सैंडी भी है। तो ये चीज आप साथ में मैप पे जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन वगैरह आए तो मैप आप जरूर बनाते चलें। कल्टीवेशन की बात करोगे इस रीजन में, अगेन आपका मिलेट्स की खेती काफी अच्छी होती है, दलहन की खेती अगेन भी इस रीजन में। सूखा तो उतना पानी है नहीं, इरिगेशन नहीं है, तो जनरली दे विल डू दलहन की खेती करेंगे। कुछ रीजन में से एक छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, वहां पे ये राइस भी अच्छा उगा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में ये राइस भी अच्छा उगा लेते हैं। बाकी जनरली आपको ड्राई क्रॉप से मिलेंगे। ठीक है, मिलेट्स वगैरह, पल्सेस वगैरह मिलेगा, टोबैको वगैरह मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, रेड सॉइल्स along with its minor groups form the largest soil group of India। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत है। ठीक है, एरिया वाइज नहीं है ये आपका, इसमें टाइप, जो टाइप है वो काफी ज्यादा दिखेगा। हाँ जी, अरे अलसी, तिल 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 नहीं, और तीसी 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 समझ रहे हो? अभी ये बनेगा ना उसका, तीसी का पिट्ठा बनता है, और हाँ वो वही 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 तो कल ही हुआ। नहीं नहीं, पूछ तो शुरू हो गया। अरे हिंदी वाले महीने याद कर लो, किस क्वेश्चन में पूछ लेगा तुमसे। ठीक है, वैसे कौन, हाँ चलो चलो, ज्योग्राफी का भी पार्ट हो जाएगा आपका। बताओ किसको याद है सारे? हाँ, तब तुमसे नहीं पूछेंगे, रुको। हाँ लाइन से बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी। सावन भादो, हाँ, और हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जेठ से होता है कि जेठ से क्या होता है, जेठ से ये होता है, जेठ को जनवरी समझेंगे ना। होली के बाद। ठीक है, होली जिस दिन होली जल गया, हाँ, होली जिस दिन जल गया, ठीक है, उस दिन आपका शुरू हो गया, उस दिन आपका फाल्गुन खत्म हुआ, यानी साल खत्म हुआ। अगला जो महीना शुरू हुआ दैट इज चैत्र। ठीक है, तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो सबसे, हाँ होगा जी, इसीलिए तुमको बोल रहे हैं, तो इसीलिए तुमको हम क्यों बोले कि याद कर लेना इसको, कहीं किसी एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, तुमसे पूछेगा ये बताओ सब भारत में जो आपका हिंदी महीना के अनुसार पहला महीना कौन सा है। हाँ, बहुत लोग नहीं याद रखता इसको कि ये कौन सा है। ठीक है, तो चैत्र से आप जरूर याद रखें। और इस पे एक रामाधारी सिंह दिनकर की कविता भी है। ठीक है, रामाधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भाई ऐसा जो है, जो आप लोग नया साल ये मनाते हो कैलेंडर से, जनवरी फरवरी, ये सब दूसरे मतलब यूरोपियन कंट्रीज का तोतला है। कोई भी चीज चेंज ही नहीं होता है। हमारे यहाँ देखो, आपका मौसम यहाँ पे रंग बदलना शुरू करता है। ठीक है, आपका जो है ठंड खत्म होके और नया मौसम होना शुरू होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से मनाते हैं। ठीक है, तो उसको जरूर याद रखना।
पता नहीं किससे कब क्या क्वेश्चन उठा ले, यू नेवर नो। हाँ जी, याद करना, लिख के आराम से घर पे याद करना, ठीक है। हाँ जी, चल ये जो है हम लोग का चलता है लूनर कैलेंडर से, ठीक है। तो सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, दो टाइप के कैलेंडर्स हैं आपका। ये जो आपके ये चलते हैं, महीने चलते हैं, दैट गोज थ्रू लूनर कैलेंडर। तो एक महीने में आपका मून का एक चक्कर पूरा होगा, ठीक है। तो उसके साथ आपका क्या होगा कि 15 दिन जनरली, यानी 14 दिन कुछ टाइम जो है, कुछ आवर्स जो है आपका मून जो है राइजिंग फेज में होगा, जहाँ पे मून का ये बढ़ रहा होगा। उसके बाद मून जो है डिसेंडिंग फेज में होगा, जहाँ पे धीरे धीरे। तो पूर्णिमा और अमावस्या करके आपको एक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या मिला करके आपका एक महीना पूरा करके 28 दिन आपका होगा। हाँ जी, 16 से क्या स्टार्ट हो गया? हाँ, नया महीना शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये पूरा चलता है। हाँ जी, अब हाँ हाँ, शुभ काम जो है, शादियां वगैरह जो है अभी बंद हो गया होगा, अभी एकदम एक महीना बंद रहेगा आपका। 15 जनवरी तक बंद है आपका सारी। हाँ, कोई भी शुभ काम नहीं होगा अभी। और इसमें जो है अब इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा आपको, सब्जी उब्जी जो है सस्ती हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी सब्जी वगैरह अभी सस्ती नहीं हो रही थी क्योंकि लगन इतना ज्यादा था, डिमांड काफी ज्यादा था। अब सस्ता हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो सब्जी खाइए खूब अच्छे से। आ जाओ लेटेराइट सॉइल में। हाँ जी, लेटेराइट सॉइल में आ जाओ। चलो, यहां पे देखो, ध्यान रखना, ये अगर इसकी बात करोगे लेटेराइट सॉइल की, ये वहां पे मिलेगा जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती, ठीक है। जहां पे भी बारिश बहुत ज्यादा होगी वहां पे यू विल फाइंड द लेटेराइट सॉइल। तो भारत के कुछ रीजन है जहां पे बारिश आपको काफी ज्यादा होती है, और उसी रीजन में आपको ये सॉइल मिलेंगे। तो एक तो रीजन है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला, जो मेघालय वाला रीजन है, वहां पे लेटेराइट सॉइल मिलेगा। दूसरा जो बारिश होती है भारत में, वो होती है आपको वेस्टर्न घाट्स में। नहीं, तो वेस्टर्न घाट्स वाला, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, वहां पे बारिश ज्यादा होगी। और तीसरी, थोड़ा सा जो ईस्टर्न कोस्ट का रीजन है, ठीक है, छोटा नागपुर, जब उधर से आपका मानसून इंटर करते हैं तो उस रीजन में, ये तीन रीजन्स हैं जहां पे आपको बारिश काफी ज्यादा होती है। और इन्हीं तीन रीजन्स में यू विल फाइंड दिस लेटेराइट सॉइल, ठीक है। तो मेघालय, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का थोड़ा सा पोर्शन जो है ये आपका वेस्टर्न घाट्स में चला जाएगा। हिली रीजन्स ऑफ आसाम अगेन मेघालय के साथ लगा हुआ है। राजमहल सीजन, छोटा नागपुर प्लेटू जो है, ये ईस्टर्न प्लेन्स के आसपास आपको थोड़ा सा पड़ेगा। यहाँ पे अगर इसके परसेंटेज की बात करोगे तो बहुत ज्यादा एरिया में नहीं है, बट 3 to 3.5% एरिया जो है आप इसका जरूर याद रखोगे। देखो, इसको कहा जाता है लेटेराइट सॉइल को, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, ये इतना मिट्टी डिग्रेड हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि अब उससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता, ठीक है। तो मिट्टी भी टाइम के साथ लगातार बारिश हो रही है, तो उसमें से सारी मटेरियल्स लीचिंग हो रही है और ये सब हो रहा है, तो खराब हो रहे हैं। बट ये इसमें से ऑलरेडी हो चुका है, इतना ज्यादा बारिश हो गया है कि इसका जो भी वेदरिंग इसका होना था वो 100% आपका हो चुका है। अब इससे फर्दर ये डिग्रेड नहीं हो सकता। तो जितना कहते हैं ना कि बिगड़ना है तो भाई बिगड़ चुका, अब इससे क्या ही बिगड़ेगा, तो ये बिगड़ चुका है, अब उससे ज्यादा ये जाएगा नहीं। सो है ही, देखो, दीज आर मोस्टली द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग, इसको कहा जाता है। यहाँ पे बारिश आपको काफी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी लीचिंग हो रही होगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो रीजन्स हैं, यहाँ पे टेम्परेचर आपका हाई ही है। जनरली नीचे वाले रीजन में तो ऑलरेडी टेम्परेचर आपका हाई रहेगा, तो यहाँ पे रेगुलरली बारिश, थोड़ा सा बारिश बंद हुई तो अभी भी टेम्परेचर हाई है, फिर बारिश, तो इसके वजह से रेगुलरली इसको आपको क्या होता है, वेट कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं ये इसको बने रहते हैं। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सीन क्रिएट करते हैं आपको। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिस तरीके के सॉइल मिलते हैं, उससे मिलते जुलते सॉइल्स जो है ये आपके लेटेराइट सॉइल्स, ये इनका फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज बताओ, बारिश रेगुलर हो रही है तो ऑब्वियसली कैल्शियम और इस तरीके के जो बेसेज हैं वो आपको क्या हो चुके हैं, वो वॉश डाउन हो चुके हैं। बच जाते हैं इसमें दो मटेरियल खास करके, ये जो एक मटेरियल खास करके एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड आयरन की जो है यहाँ पे प्रेजेंस रहती है। बाकी कैल्शियम, सिलिका वगैरह जो है वो आपका उसकी लीचिंग हो चुकी होती है। अब जनरली वेदरिंग हो चुका है, इसमें खास बेसिस प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली खेती के लिए ये रीजन बहुत ही सुटेबल नहीं होगा। हाँ, ये जो है इसका सबसे अच्छा यूज होता है फॉर द ब्रिक मेकिंग, ठीक है। जो आपको
ईंटें बनाई जाती हैं वो इसकी सबसे बेहतर होती है, क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होंगे, जितना डिग्रेड होना था वो हो चुका है। तो किसी एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ देगा कि इनमें से सबसे सुटेबल कौन सा होता है फॉर द ब्रिक मेकिंग के लिए, तो वो आपका जो सबसे अच्छा सॉइल है दैट इज द लैटेराइट सॉइल। ठीक है, तो आपको हेवी रेनफॉल वाले एरिया में और साथ साथ बेसेज की कमी ब्रिक मेकिंग के लिए फेमस होना। लीचिंग होने की वजह से, क्योंकि वहां पे आयरन और एल्यूमिनियम ही बचा हुआ है, तो इसका नेचर जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, लाइम एंड सिलिका जो है ये फिल्टर हो जाते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स इसके बचे रहते हैं। इसी प्रोसेस को डिसिलिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है सिलिकेशन और दूसरा होता है डिसिलिकेशन। ठीक है, सिलिकेशन मतलब आपका सिलिका का प्रेजेंस होना, और सिलिका जो है ये बेस है। ठीक है, और बेस जहां पे भी होगा वो क्या करेगा, आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और डिसिलिकेशन का प्रोसेस होना यानी कि सॉइल का एसिडिक होना। यहाँ पे कैल्शियम रिच कंपाउंड्स आपको नीचे चले गए, सिलिका नीचे चला गया, जो बच जाता है वो जनरली आयरन एंड एल्यूमिनियम है। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्वियसली लाइम में तो पुअर है ही, क्योंकि आपका कैल्शियम कंपाउंड नीचे जा चुके हैं। नाइट्रोजन, भारत के सारे मिट्टी जो है आपके नाइट्रोजन में बुरे हैं। मैग्नीशियम ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अलावा ह्यूमस, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, तो हमने जो भी यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ह्यूमस का प्रेजेंस यहाँ पे आपका नहीं मिलता है। ठीक है, जनरली सेम चीज बताया था आपको रेन फॉरेस्ट के लिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, वहां पे पत्ती बहुत ज्यादा गिरता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा गिरता है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है और साथ ही साथ वहां पे क्या होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है, तो वो काफी सुटेबल कंडीशन होता है आपको कि ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये अपने मिनरल्स फॉर्म में चेंज हो जाएं। एक प्रोसेस कहते हैं जिसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मिनरलाइजेशन काफी फास्ट होता है, इसके वजह से यहाँ पे ह्यूमस नहीं बनता, ह्यूमस आपका प्रेजेंस नहीं होता सॉइल में। तो ह्यूमस में भी ये क्या है, आपका डेफिशिएंट है। एक ही चीज में काफी अच्छा है, दैट इज द आयरन एंड एल्यूमिनियम। आयरन एंड एल्यूमिनियम यहाँ पे खूब बचा हुआ है, काफी अच्छे मात्रा में आपको मिल जाएगा। कुछ केसेस में आपका फॉस्फेट भी ठीक ठाक मिलता है। तो ऊपर वाले रीजन्स में पोटास अच्छा था, इस वाले रीजन में आपका फॉस्फेट अच्छा है, नाइट्रोजन सब में ही आपका बुरे कंडीशन में है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे फॉर दिस लैटेराइट सॉइल। अब अगर क्रॉप्स की बात करोगे तो बहुत ही हेवी क्रॉप्स यहाँ पे हो नहीं रहे हैं। अच्छा, सो यही कहानी मैंने आपको बताई है सिंपली, जो आपको हाई टेम्परेचर और हाई ये की वजह से बनेगा। यहाँ पे लेकिन ये है कि अगेन ऑब्वियसली आप इसमें कंपोस्टिंग फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली भारत के सारे सॉइल्स ऐसे हैं कि आप थोड़ा बहुत उसमें मैन्योर्स ऐड करोगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे, तो इट कैन बी कल्टीवेटेड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसके रेड कलर, ये भी इसका भी कलर याद रखोगे लैटेराइट का, दैट इज द रेड। ठीक है, एक बार इसलिए बता रहा हूँ, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप इंडिया का सॉइल क्लासिफिकेशन दीजिए बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल्स। ठीक है, तो जनरली तो लोग ऐसे ही याद करके कहते हैं कि अच्छा ये एलुवियल रेड ब्लैक, लेकिन उसने पूछ दिया कि आप कलर के बेसिस पे बताइए, तो उसके हिसाब से एलुवियल का जो कलर है दैट इज वो ग्रेइश है। ठीक है, वो ग्रे कलर में आपको मिलेगा। ब्लैक तो ऑब्वियसली ब्लैक चला गया, रेड एंड येलो तो है ही, इसके अलावा जो लैटेराइट है दिस इज ऑल्सो रेड सॉइल। ठीक है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं रेड में मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेड का कॉज है दैट इज द सैंडस्टोन है, जनरली सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसी वजह से रेड कलर आपको दिखता है। तो लैटेराइट का कलर आप जरूर ध्यान रखें। क्रॉप्स की बात करोगे, नॉट यूज्ड टू मच, थोड़ी बहुत खेती होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स इसमें खूब अच्छे होते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप्स क्या हो गया, कैश्यू हो गया, काजू हो गया, आपका बनाना हो गया, ये सब चीजें आपको जो फ्रूट्स हैं थोड़े बहुत काफी अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा टी, रबर, कॉफी जो है इस रीजन में आपको खूब अच्छी खेती इस रीजन में आपको मिलती है, इस मिट्टी में। ठीक है, जनरली जो है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में या ईंटें बनाने में इसका यूज जाएगा। तो मेजर जो आपके 4 हो गए सॉइल ग्रुप, ये आपके यहां से कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो भी हैं वो थोड़े बहुत रीजन में आपको मिलेंगे। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये मिट्टी के पैचेज हैं, ये कहीं कहीं पे किसी किसी रीजन्स में इनका फॉर्मेशन हुआ है। कल भी बताई थी कि इनके फॉर्मेशन के 2 कारण हैं, एक तो नेचुरल कॉजेज की वजह से है, दूसरा जो है वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से। तो जहां पे भी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होगा वहां पे यू विल फाइंड कि छोटे छोटे पैचेज जो है इनके बने हुए, कहीं पे एक जगह पे इनका प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है अच्छा, इसमें हम लोग मैप पे भी उसको ऐड ही कर लेते हैं। तो लैटेराइट सॉइल को आप ऐसे मार्क कर लेना, ये जो रीजन है आपका, ठीक है, दिस इज द लैटेराइट सॉइल, थोड़ा बहुत इस रीजन में है, इस वाले रीजन में, एंड मोर प्रोमिनेंटली
ये जो रीजन है आपका, दिस इज योर लैटेराइट सॉइल। ठीक है, तो ये लैटेराइट सॉइल्स के रीजन आप मार्क कर लोगे। चलो, अब अगेन डिफरेंट लोकल नेम्स हैं, रे, कालर, चौपान, राकर, थूर, कार, ये इसलिए दे दिया, देख लेना कल। ठीक है, वो मिट्टी वाली नाम आ गई थी ना, कौन सा क्या क्या कहते हैं, तो शायद कोई हिट कर जाए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए यूज हुआ होगा। तो कम से कम ये तो चीज श्योर है कि फर्टाइल सॉइल्स के लिए नहीं यूज होगा। ठीक है, तो जो मिट्टी खराब हो चुकी है, तो रे और कालर काफी कॉमन नेम है। ठीक है, रे और कालर आपको जनरली बुक्स में भी मिल जाती है, बट इसके साथ थूर, कार, ये सब नाम भी अगर हो जाए याद तो याद कोशिश करना कि याद कर ले। ठीक है, जनरली ये आपका सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल मिलेंगे कहाँ पे, एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में। क्यों? अल्कलाइन और जो है सलाइन सॉइल बनने का एक बहुत जरूरी प्रोसेस है, दैट इज द जो नेचुरली नहीं है, एग्जिस्ट करता है, जो ह्यूमन मेड है, दैट इज द कैपिलरी एक्शन का होना। तो कैपिलरी एक्शन होने के लिए इवापोरेशन हाई होनी चाहिए, और इवापोरेशन जब हाई होगी तभी क्या होगा, नीचे से जो भी आपके मिनरल्स हैं वो सॉइल के सरफेस पे आते हैं और वही धीरे धीरे आपका जमा हो जाते हैं। साथ साथ कुछ वाटर लॉक्ड जोन्स में, अब वाटर लॉक जोन्स में क्यों, क्योंकि वहां पे बराबर पानी लग रहा है और पानी लगने की वजह से वहां पे इवापोरेशन हाई है, क्योंकि एरिड कंडीशन है। तो एरिड कंडीशन में भी जहां पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन है वहां पे इनकी मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। आपको ये ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में, बिहार में जो है, बिहार में इसका फॉर्मेशन का कारण जो है वो नेचुरल है, यहाँ पे नेचुरल रॉक्स की प्रेजेंस है। राजस्थान के कुछ इलाकों में ये नेचुरली मिलते हैं, कुछ इलाकों में नेचुरली मिलने का कारण यह है कि राजस्थान का जो खास करके नीचे वाला वेस्टर्न राजस्थान का, वेस्टर्न साउथ राजस्थान का इलाका है, वो कभी एक टाइम में समुद्र तल के नीचे हुआ करता था। ठीक है, वो राइज हुआ है, तो वो उस समय का जो आपका रिमेनिंग सॉइल था, जो सॉल्ट था, वो रह गया है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे भी कुछ रीजन्स में आपको नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र वाले रीजन्स में मिल रहे हैं, दीज आर, और वेस्टर्न यूपी में भी मिलेगा, दीज आर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन मेड कॉजेज। ठीक है, तो बिहार और राजस्थान वाले नेचुरल कॉजेज की वजह से बने हैं, बाकी जो है आपको ये जो है ये मैनमेड कॉजेज, और मैनमेड कॉजेज में जो मेजर कारण है दैट इज द ओवर इरिगेशन। आप जरूरत से ज्यादा इरिगेट कर रहे हो, ये सूखा रीजन भी है, ड्राई रीजन है, और ड्राई रीजन है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। राजस्थान में आप देखो कि मिट्टी वहां पे जनरली जो मिट्टी जो सॉल्ट बनते हैं, तो मेजर जो लेक्स हैं सॉल्ट बनाने वाले, तो सांबर हो गया, दिदवाना हो गया, ये सारे के सारे लेक्स उस रीजन में है, तो उस रीजन की जो मिट्टी है वो ऑलरेडी आपकी सलाइन है। ठीक है, तो इसके दोनों कारणों से के साथ आप इसको जरूर ध्यान रखें। अब बताओ इसमें आपका प्रेजेंस किसका होगा ज्यादा, किसका कम होगा? तो ऑब्वियसली हाईली सलाइन है तो इसमें कैल्शियम का मात्रा आपको ज्यादा है, बाकी जो भी सॉल्ट्स आप चाहो ऐड करना यू कैन ऐड, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपका जो है ड्राई एटमॉस्फेयर है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, पानी वहां पे स्टैग्नेट करता है, इवापोरेशन हाई है। ठीक है, और यहाँ पे वही कैपिलरी एक्शन का कारण है। रन ऑफ कच्छ वाला रीजन जो है, रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में गुजरात वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है, वहां पे सलाइन होने का कारण है कि जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, जब उधर से चलता है तो थोड़ा बहुत सॉइल पार्टिकल्स हवा में रहते हैं और वो आपको डिपॉजिट कर देते हैं। अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कोई देखता था? हाँ, तो वो रन ऑफ कच्छ नहीं, उसका घर रहता है ना, वो घर बताता है अपना, कहाँ घर होता है, कच्छ ही रहता है वो। हाँ, तो कच्छ के ही, तो उस रीजन में जो है ना, साउथ वेस्ट मानसून के वजह से जो है काफी वहां पे हवाएं भी तेज रहती हैं, और सॉल्ट पार्टिकल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उस रीजन में, तो वो रीजन, और साथ में उसका वो आपका वहां पे इमरजेंस हुआ है, वहां पे जो है वो एरिया कभी समंदर के नीचे हुआ करता था, अभी उसका राइज हुआ है, तो वो भी वहां पे सॉल्ट की प्रेजेंस काफी ज्यादा है, तो पूरा का पूरा रीजन ही जो है ना वो यहाँ पे आपका सलाइन है। सो ये रीजन जो बना है वही था, कोस्टल एरियाज में पानी, कई बार समंदर में आपको तूफान आएगा तो उसके साथ साथ क्या होता है, सी सर्ज होता है, यानी लहरें बड़ी बड़ी होंगी और वो इंट्रूड कर जाएंगी आपका लोकल एरियाज में, आपका लैंड पे जब इंट्रूड करेंगी तो क्या होगा, जब पानी वापस जाएगा तो उसका सॉल्ट का पार्टिकल जो है वो खेतों में ही रह जाता है। तो इस कारण से भी, तो जहां पे जिन रीजन्स में जनरली आपको तूफान आते रहता है, उन रीजन्स में भी थोड़ा बहुत मात्रा में यू विल फाइंड कि सलाइन सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सलाइन सॉइल्स या अल्कलाइन सॉइल्स बनने के जो मेजर कारण हो गए, क्या हो गए, कॉजेज आपका नेचुरल होंगे कुछ, और कुछ एंथ्रोपोजेनिक हो गए। तो एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन मेड कॉजेज में तो कोई इशू ही नहीं है, यहाँ पे आप सिंपली लिखना कि इरिगेशन जो है एक मेजर कारण है, फॉल्टी इरिगेशन आप कर रहे हो। नेचुरल कॉजेज में एक तो वहां पे रॉक्स का प्रेजेंस वैसा होना, ठीक है, दूसरा होना वहां पे जो है आपका बिकॉज ऑफ द कोस्टल रीजन्स में स्टॉर्म सर्जेस की वजह से, साइक्लोन्स वगैरह के वजह से,
ठीक है। तीसरा जो यू कैन से कि जो आपका इमर्जेंस हुई है लैंड की, जो आपका कभी समुद्र तल से नीचे हुआ करता था, उन रीजन्स में होने की वजह से भी आपका सलाइन सॉइल्स का फॉर्मेशन है। तो ये 3-4 मेजर कारण है। आज के डेट में जो बड़ी समस्या है वो है ये एंथ्रोपोजेनिक वाले की, क्योंकि ये इसका जो इम्पैक्ट था ना, ये लोकलाइज्ड इम्पैक्ट है, ये कहीं कहीं पे है, इशू नहीं था। बट ये जो आपने करना शुरू किया इरिगेशन की वजह से, तो जहां पे नहीं भी था वहां पे भी आपने क्या करा, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल बनाने शुरू कर दिए, और इसके वजह से जो आपकी खेतीगत भूमि है वो आपकी खराब हो रही है। अच्छा, इसके अलावा डेल्टाज वगैरह वाले रीजन में भी थोड़े बहुत मिलेगा। जनरली ओवर इरिगेशन हो जाएगा, ठीक है, कैनाल इरिगेशन करो चाहे ग्राउंड वाटर करो, या कुछ रीजन्स में जहां पे वाटर टेबल जो है ना काफी थोड़ा सा हाई है, तो वहां पे भी जो है सॉल्ट, जो पानी में घुले हुए सॉल्ट होते हैं वो मिट्टी तक पहुंचेंगे, अपर लेयर तक, और वहां पे ही रह जाते हैं। तो खैर वो मेजर कारण है, मेजर कारण आपका ओवर इरिगेशन रखोगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें क्रॉप्स की बात करोगे, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स बात करोगे, तो जनरली ये सैंडी नेचर के होंगे। जनरली इनका जो टेक्सचर का साइज होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के वजह से अगर कहीं पे बना है तो वहां पे यू विल फाइंड कि व्हाइट क्रस्ट, कहीं पे भी सॉल्ट आपका कंसेंट्रेशन हाई होगा तो मिट्टी पे तुम्हें ना उजला उजला परत दिखेगा। गर्मी के दिन में देखना, गर्मी के दिन में अपने यहाँ भी खेतों को पटा के देखना, बहुत ज्यादा जब ये हो रहा हो, इवापोरेशन हो रहा हो, और अपने यहाँ पटा के देखना तुम्हारा व्हाइट व्हाइट सा क्रस्ट बन जाता है, थोड़ा बहुत मात्रा में, उतना नहीं बनेगा हमारे यहाँ, लेकिन उन रीजन्स में ये ओवर द टाइम धीरे धीरे काफी ज्यादा मात्रा में क्या हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। तो ये व्हाइट क्रस्ट का जो है फॉर्मेशन होगा, इनफर्टाइल होगा, और आपका वेजिटेशन का ग्रोथ रोकेगा। वेजिटेशन का ग्रोथ क्यों रोकेगा? सेम आपका जो वहां पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसको हॉल्ट करता है। तो जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, आपके जो सॉइल के रूट्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वो आयंस को या जो भी उनको केमिकल्स चाहिए होता है उसको एक्सचेंज करते हैं। बट क्योंकि वाटर में ही आपका ऑलरेडी, सॉइल में ही आपका बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो करने नहीं देगा इस चीज को, ठीक है। तो वेजिटेशन की ग्रोथ जो है इस रीजन में आपको काफी कम दिखने को मिलेगी। हालांकि इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर इसको ट्रीटमेंट करने की बात हो तो सेम जो हमने कल बात करी, आप किसका यूज कीजिए, आप जैसे जो आपको ह्यूमन मेड एरियाज में है उसको आप ट्रीट कर सकते हो, जो नेचुरल आप उसको क्या ही ट्रीट करोगे, ठीक है। जो ह्यूमन मेड है वहां पे आप इरिगेशन के थ्रू प्रॉपर इरिगेशन का यूज कीजिए, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स कीजिए, ठीक है। जो वहां पे जिस तरीके का क्लाइमेट है उस हिसाब की खेती कीजिए, तो ये इन सॉल्ट्स को आप बढ़ने से रोक सकते हो। दैट द ओनली थिंग यू कैन डू। इसके अलावा जो सॉइल है दैट इज द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल सिंपली क्या है, सूखा इलाका, सूखा सॉइल। कहाँ मिलेगा ये? सिंपली राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है। तो सैंडी सॉइल या फिर आप एरिड सॉइल के बेसिस पे आप इसको लिख सकते हो। ये उन रीजन्स में है जहां पे कि बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है ये आपका बनाता है एरिड सॉइल या सैंडी सॉइल, ठीक है। तो कहीं पे सैंडी सॉइल भी लिखा हुआ है, कहीं पे एरिड सॉइल भी लिखा हुआ है। जनरली 3.9% ऑफ द टोटल लैंड रीजन ऑफ द कंट्री, यू सी कि लैटेराइट से ज्यादा प्रेजेंस है आपकी ऑफ दिस एरिड सॉइल। जनरली साउथ वेस्टर्न हरियाणा, वही पूरा आपका पश्चिमी भाग, ठीक है। साउथ वेस्टर्न हरियाणा कुछ रीजन्स जो हैं जो सटते हैं उधर आपको वेस्टर्न साइड में पंजाब से, और साथ ही साथ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान तो पूरा का पूरा ही अरावली के बियॉन्ड पूरा का पूरा जो आपका इलाका है दैट इज द एरिड रीजन है। पूरा का पूरा सॉइल भी जो वहां पे आपको मिलेगा दैट इज द एरिड सॉइल। फॉर्मेशन की अगर बात करोगे तो ऑब्वियसली इनके बनने का जो मेजर कारण है दैट इज कि इग्नियस रॉक्स टूटे हैं, और टूटने के बाद यहाँ पे विंड के द्वारा जो है इनका डिपोजिशन हुआ है। बट उससे जो बड़ा कारण है वो है, एक तो ये बने हैं चलो इग्नियस रॉक से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है और टेम्परेचर काफी हाई है, तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा था और टेम्परेचर भी ज्यादा था, तो आपका लैटेराइट सॉइल बना था, ठीक है। जहां पे हाई प्रेसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर, यहाँ पे आपका लो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश बहुत नहीं हो नहीं रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसके वजह से जो है आपका यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। जनरली ये सॉइल जो है वो सलाइन होते हैं जनरली। अब देखो कई बार क्या है, कई जगह कई बुक्स में दे हैड मेंशन कि जो आपका एरिड सॉइल है इन्हीं को हम सलाइन सॉइल कहते हैं, बट नो दैट फैक्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। एरिड सॉइल और सलाइन सॉइल एक जैसे नहीं है। जनरली एरिड सॉइल क्योंकि वहां पे इवापोरेशन हाई है तो उनमें भी सॉल्ट की मात्रा जो है बढ़ जाती है, बट जब आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो एरिड सॉइल को अलग ही क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आप अलग से रखोगे। सलाइन आपको पैचेज में मिलते हैं जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो इनका कंसेंट्रेशन है इसमें क्या है, सैंड जो है 90 to 95% है,
क्ले की मात्रा जो है वो 5 से 10% है, ठीक है। तो सिल्ट बहुत भी है नहीं, बट सैंड एंड क्ले, तो जनरली यहाँ पे क्योंकि सैंड काफी ज्यादा है, तो सैंड ज्यादा होगा तो इसका नेचर कैसा होगा, वाटर को ये क्या करेगा, बिल्कुल ही होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है काफी कम है। लेकिन सैंड में एक चीज होता है आपका, सिलिका और ये चीजें होती हैं, इसी वजह से कोर्स होता है, मतलब रफ तो होगा ही, बट सॉल्ट्स में ये काफी अच्छे होते हैं, मतलब रिचिंग, जो आपको प्लांट के ग्रोथ के लिए कुछ सॉल्ट्स चाहिए थे वो काफी अच्छे मात्रा में है। एरिड रीजन है, उतना वेजिटेशन है नहीं, इसके वजह से ऑर्गेनिक मैटर कहो या ह्यूमस कहो, उसकी प्रेजेंस भी यहाँ पे क्या है आपकी, कम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे धीरे धीरे कुछ एरिड सॉइल जो है ये एल्कलाइन भी होते हैं, अगर वहां पे इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, कैल्शियम अगर वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो दे विल आल्सो बिकम द अल्कलाइन सॉइल। अच्छा, सलाइन और अल्कलाइन में फर्क क्या है? सलाइन सॉइल एंड अल्कलाइन सॉइल दो टर्म्स मिलते हैं जनरली, नहीं जनरली तो हम दोनों को साथ में ट्रीट कर लेते हैं कि एक ही जैसी बात है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, कौन बताएगा? हाँ, NaCl, अच्छा, नहीं 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 नहीं, इट्स ओनली अबाउट द पीएच लेवल, ठीक है। पीएच लेवल एक लेवल के बियॉन्ड जब एग्जिस्ट करता है तो आप उसको अल्कलाइन बोलने लगते हो, ठीक है। तो 10.5 है आई थिंक, चेक कर लेना, उससे जब ज्यादा पीएच बढ़ता है तो फिर वो हो जाता है वो अल्कलाइन सॉल्ट। तो सॉल्ट की मात्रा कितनी ज्यादा है, ठीक है, तो सॉल्ट की मात्रा जरूरत से जब ज्यादा होने लगेगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो अल्कलाइन सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बढ़िया है, पानी छान के पियो उससे, और क्या। हाँ, एक ड्रिंक बनती है आपको खास करके जो पंजाब वाला रीजन है ना, कंजी बनाते हैं वो, ठीक है, वो यही भी आपका गाजर वाजर जो है और बीटरूट को डाल करके और उसको थोड़ा दिन उसको फर्मेंट होने देते हैं, एंड देन दे विल ड्रिंक एंड दे विल से कि भाई पेट के लिए काफी अच्छा चीज होता है। तो ये है अल्कलाइन चीजें जो है आपके पेट, ऑब्वियसली ना आपका पेट एसिडिक की नेचर है, ठीक है। एसिड आपके कौन सी एसिड बनती है, क्वेश्चन में पूछ लिया इस पर, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप अगर बेसेस उसमें डालते हो तो आपका ये अच्छा रहेगा, आपका पीएच जो है बैलेंस रहता है। तो जनरली इसीलिए कहा गया था कि जब खाना भी खाओ तो कोशिश करो कि बेसिक चीजें खाए। तो जो आप अचार वचार भी खाते हो ना, वो आपका यही बेसिसिटी बढ़ाने के लिए होता है, रादर देन एसिडिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या होगा, अल्कलाइन सॉइल होगा, देखो अल्कलाइन सॉइल में क्या हो जाएगा कि कैल्शियम की मात्रा आपके यहाँ ज्यादा हो जाएगी। जब कैल्शियम कार्बोनेट खास करके जब जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा तो फिर उस सॉइल जो है वो सलाइन से अल्कलाइन की तरफ मूव करने लगता है। फॉस्फेट यहां पे भी काफी अच्छे मात्रा में है। यहां पे ध्यान रखना कि नाइट्रोजन कुछ क्षेत्रों में, नाइट्रोजन यही एक सॉइल है इंडिया में जहां पे कि कुछ रीजन्स में नाइट्रोजन आपको ठीक ठाक मात्रा में मिलती है। जनरली भारत के सॉइल जो है वो नाइट्रोजन में लैकिंग है, लेकिन एरिड सॉइल एक ऐसा रीजन है जहां कुछ रीजन में, सारे में नहीं, नाइट्रोजन आपको ठीक ठाक मात्रा में मिल जाती है। यहां पे भी एक चीज आपको मिलेगा, दैट इज द कंकर लेयर्स। कंकर एक जगह और कहां मिला था, दैट इज द आपको भांगड़ सॉइल में मिला था, ठीक है, जो लाइम नोड्यूल्स होते हैं, यो उसकी प्रेजेंस आपको जो है यहाँ पे भी मिलती है। वो ऑब्वियसली कैल्शियम कंटेंट ही है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही बना हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि कंकर लेयर मिलते हैं यहाँ पे, इसके वजह से क्या करता है, दिस रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी को नीचे आने जाने नहीं देता है, पानी जो है होल्ड करना स्टार्ट करता है, मतलब एक लेयर के बाद, एक डेप्थ के बाद पानी आपका होल्ड होना शुरू हो जाता है। तो इसके वजह से साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स की प्रेजेंस अच्छी है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस अच्छी है, इनके वजह से अगर इफ इरिगेशन इज प्रोवाइडेड, अगर यहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जाए तो फिर यहाँ पे खेती काफी अच्छी हो सकती है, कल्टीवेशन काफी अच्छा होता है खेती की। याद करो इंदिरा गांधी कैनाल की हमने बात करी थी, तो इंदिरा गांधी कैनाल के बनाने का पर्पस ही यही था कि भैया ये जो सॉयल है आपका, एरिड तो है, थोड़ा बहुत है, मतलब एकदम वेस्टर्न राजस्थान में नहीं, जो आपका सेंट्रल राजस्थान वाला पोर्शन है, तो अगर इनको प्रचुर मात्रा में पानी अवेलेबल कराया जाए तो यहाँ पे खेती जो है आपकी ठीक ठाक हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर इसमें वाटर इरिगेशन करा दिया जाए तो फिर यहाँ पे खेती अच्छी हो जाती है। इसीलिए कई बुक्स में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है कि दिस इज एक्चुअली फर्टाइल, वाटर बीइंग द ओनली लिमिटिंग फैक्टर। खेती के मामले में वाटर का प्रेजेंस ही इसके लिए जनरली समस्या है। अब उस रीजन में क्या खेती होगी, क्योंकि वाटर कम है, ठीक है, तो खेती क्या होगी, जनरली मिलेट्स होंगे, पल्सेस होंगे, ठीक है, तो ज्वार बाजरा रागी मिलेट्स ये जो है आप लिख सकते हो, जितने भी ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं, जो ठीक है, जो आपको हार्डी क्रॉप्स भी जिसको कहते हैं। तो मिलेट्स अपने आप में काफी बड़ी वेराइटी है, बट जनरली
हार्डी क्रॉप्स, वैसे क्रॉप्स जिनमें पानी की काफी जरूरत नहीं होती हो और कम टाइम में मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी मिलेट्स होते हैं उनका मैच्योरिंग का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2-3 महीने में वो अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब धान लगा है तो धान के लिए 4-5 महीने चाहिए होते हैं, नहीं गेहूं भी आपको 4-5 महीने उसमें भी लगता है, बट ये जो आपके छोटे क्रॉप्स हैं ये 2 महीने 3 महीने में इनका काम पूरा हो जाता है। इसके बाद अगर बात करोगे, लास्ट जोन में है आपका माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल क्या होगा, माउंटेन सॉइल कोई एक ग्रुप नहीं है, और क्योंकि खेती के पर्पज से इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है तो माउंटेन सॉइल को हमने उतना क्लासिफिकेशन करा नहीं है। माउंटेन सॉइल जैसे जैसे हाइट के साथ जाएगा उसका प्रॉपर्टी क्या होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा, बट खेती के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी डोंट डिवाइड देम इन फर्दर ग्रुप्स। हालांकि कुछ डिविजन्स हैं बट वो अपने काम की है नहीं। तो जनरली माउंटेन्स में मिलेंगे और ऑलमोस्ट यहाँ पे हर टाइप के सॉइल। अब माउंटेन में कहीं पे बारिश ज्यादा हो रही है तो थोड़ा बहुत लैटराइट जैसा सॉइल मिलेगा, कहीं पे आपका डिपोजिशन हो रहा है वैली में तो आपको एलुवियल मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे आपको वोल्केनिज्म हुई थी तो वहां पे ब्लैक टाइप ऑफ सॉइल्स मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ सॉइल्स मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन माउंटेन सॉइल्स को हमने एक ही जगह पे रख दिया है। एक बात कही है कि यहाँ पे जो सॉइल प्रोफाइल है वो काफी कम डेवलप है, ऑब्वियसली ना वहां पे मिट्टी जमा ही नहीं हो रही है, बारिश हो रही है मिट्टी कट के वो नीचे की ओर चली जा रही है, ठीक है। तो जनरली फाउंड इन द वैलीज एंड हिल स्लोप्स ऑफ हिमालय, आपने उसको एक कैटेगरी में करके रखा हुआ है। इसमें केवल और केवल एक मिट्टी का नाम याद रखना, दैट इज द कारेवा, ठीक है। कारेवा जो है ये आपको कश्मीर वैली में मिलती है और वहां पे सैफरन की खेती होती है, इसके लिए कारेवा मिट्टी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी यहाँ पे और कोई वैसा इंपॉर्टेंट आपको इस टाइप मिट्टी का टाइप इसमें आपको नहीं देखना है। इसके अलावा रीजन्स आपको सिंपल, जहां पे आपके हिमालयज हैं उस सारे रीजन्स में यू विल फाइंड कि इस तरीके की मिट्टी जो है आपको मिलती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ये टेंशन लेना का नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल प्रोफाइल आपको मिलेगा कि किस तरीके से कहा किस हाइट पे है, उस हिसाब से उसका क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है और उसी तरीके से वहां पे मिट्टी भी जो है वो चेंज होगी। अगर स्नो बाउंड रीजन्स, अच्छा स्नो बाउंड रीजन्स जहां पे ऑलरेडी बर्फ रहती है, साथ ही साथ वो रीजन्स जहां पे पाइन ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, जो नीडल लाइक लीव्स वाले जितने भी ट्री मिलेंगे, ठीक है, तो चीड़ हो गया, पाइन हो गया, इस तरीके के जहां भी पेड़ मिलेंगे, ठीक है, उन रीजन्स की मिट्टी जो होगी वो एसिडिक होगी। उन रीजन्स की मिट्टी जो है प्रोमिनेंटली एसिडिक होती है, बाकी जगह का बताना मुश्किल होता है, बट जो स्नो बाउंड रीजन है जहां पे स्नो है, साथ ही साथ जहां पे ये पाइन ट्री जैसे जो नीडल लाइक लीव्स वाले जो जहां पे भी पेड़ मिल रहे हैं वहां की मिट्टी आपको जनरली एसिडिक होगी, ठीक है। बाकी यू कैन से कि कहां पे क्या चल रहा है, जनरली आपका लैंडस्लाइड्स और ये चीजें होते रहती है, सॉइल प्रोफाइल काफी डेवलप नहीं है, तो इसमें अलग से कुछ स्पेसिफिक है नहीं आपको देखने के लिए, ठीक। इसके अलावा क्रॉप्स की बात करोगे जनरली इस रीजन में क्या होगा आपका, तो टी, कॉफी, स्पाइसेस, फ्रूट्स, जनरली यहाँ पे आपका सीरियल्स हो गया या पल्सेस हो गया, इन तरीके की चीजें नहीं उगाई जाती है। तो टी कॉफी कहाँ पे जनरली, टी तो आपका इस रीजन में मिल जाएगा। दार्जिलिंग तो और कुछ नहीं याद हो तो दार्जिलिंग तो है ही टी के लिए, ठीक है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात करोगे तो कुछ टेम्परेट फ्रूट्स आपको हिमाचल एंड उत्तराखंड वाले रीजन मिलेंगे, कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स आपको नीचे पेनिनसुलर वाले रीजन में भी मिल जाते हैं, ठीक है। कॉफी भी आपका कॉफी आपका कर्नाटका वाला बाबा बुदान हिल्स वाला जो रीजन है वहां पे आपका कॉफी के लिए। तो ये रीजन्स आपको माउंटेन सॉइल्स में ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये नहीं इसका स्पेसिफिक। इसके अलावा एक सॉइल टाइप है जिसको कहते हैं पीटी सॉइल, ठीक है, या कारी सॉइल भी इसको कहते हैं, कई ये में इसको लोकली भी जो है ये कारी सॉइल, ये बहुत लिमिटेड 3-4 रीजन्स में आपको मिलता है, जिसमें मैक्सिमम टाइम जो है ये आपका केरला वाला रीजन है। तो पानी के स्टैग्नेशन की वजह से और काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होने की वजह से एक टाइप का सॉइल बनता है जिसको कहते हैं पीटी सॉइल, मार्सी सॉइल भी कई बार कहा जाता है इसको। अगेन दिस इज फाउंड इन हाई प्रेसिपिटेशन प्लस हाई ह्यूमिड रीजन्स, ठीक है, बट इसके साथ ही ये काफी लोकलाइज्ड नेचर का है, काफी लोकलाइज्ड है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस काफी हाई है होना चाहिए, अदरवाइज जो है वहां पे फिर ये क्या हो जाएगा, ये लैटेराइट सॉइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लैटेराइट सॉइल नहीं है, ये कलर में ही इसका जो है वो ब्लैक दिखता है। जनरली दो रीजन है, दो डिस्ट्रिक्ट है, नॉट रीजन, दैट इज द कोट्टायम एंड अलापुझा, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के, आपको वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे जहां पे कि इस तरीके की मिट्टी आपको मिलती है जिसको कि कहा जाता है कारी सॉइल। इसके अलावा कुछ पैचेज जो है जहां पे कि आपका एरियाज ऑफ ओडिशा एंड तमिलनाडु कुछ पैचेज है, ठीक है, वहां पे पानी स्टैग्नेट रहता है, इसके वजह से बनते हैं। थोड़ा बहुत सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन है,
बिहार में कुछ रीजन्स जो आपकी तराई वाली रीजन है, ठीक है, तराई जो आपका जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी लगा रहता है वो रीजन, और एक आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उतना याद नहीं रखना है, बट हाँ उत्तराखंड में भी कुछ पैचेज जो है इसकी हैं। तो कुछ पैचेज में ये 3-4 रीजन है जहां पे इनकी प्रोमिनेंस है। जनरली इसको जाना जाता है फॉर द केरला वाले सॉइल के लिए, ठीक है, बट उसके अलावा भी इसकी प्रेजेंस जो है थोड़ी बहुत रीजन में जहां पे भी पानी स्टैग्नेट हो रहा है और बहुत ही हाई मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस है, वहां पे ये कारी टाइप की मिट्टी जो है आपको बनती है। इसमें एक चीज काफी ज्यादा होगी, दैट इज द ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस का मात्रा जो है इसमें काफी ज्यादा होता है। सो दीज आर द मार्शी सॉइल्स जहां पे पानी क्या हो रहा है, स्टैग्नेट हो रहा है, एंड आर आफ्टर इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग है एंड एनारोबिक कंडीशन। तो एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, दिस इज द ऑक्सीजन के एब्सेंस में, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा है। सो दीज आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। अब देखो एक चीज देखो, पानी जब ज्यादा लगा रहेगा, पानी जरूरत से ज्यादा होगा तो वहां की सॉइल कैसी होगी, दैट इज द एसिडिक। ध्यान रखना, ये रूल बना लो, जहां पे भी वाटर का प्रेजेंस ज्यादा है, चाहे वो बारिश की वजह से हो या जमने की वजह से हो, तो वहां का मिट्टी जो होगा वो एसिडिक होगा। जहां पे इवापोरेशन ज्यादा है वहां का सॉइल कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, या सलाइन होगा या अल्कलाइन होगा। तो क्योंकि बेसिस की मात्रा कैपिलरी एक्शन की वजह से बढ़ती है, ये एक जनरल रूल रख देना। जहां पे बारिश ज्यादा होगी, पानी ज्यादा लगा होगा, वहां की सॉइल एसिडिक होगी। जहां पे इवापोरेशन हो रहा होगा, जहां पे पानी कम मात्रा में अवेलेबल होगा, ड्राई रीजन होगा, वहां के सॉइल में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। पानी चलता हुआ भी रहेगा तो एसिडिक बनाएगा वो, क्योंकि सॉइल तो अपना पानी ये करेगा ना, पानी लेगा ना नीचे, ठीक है। तो जहां पे भी आपका वाटर का प्रेजेंस जरूरत से ज्यादा होगा तो फिर आपका जनरली एसिडिक बनाता है। कुछ रीजन्स में ये अल्कलाइन है, जो आपका अल्मोड़ा वाला रीजन है, बट वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन के तौर पे आप उसको ट्रीट कर सकते हो, ये एक अलग सही हमको मिलता है। जनरली वैसे रीजन्स हैं जहां पे कि कुछ महीने तक पानी जो है वो जमा रहता है, और वहां पे जनरली पानी जमा रहेगा तो क्रॉप क्या ही उगाओगे, राइस। राइस के अलावा कोई खेती, तो राइस वाले, अब हमारे यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं कुछ महीनों के लिए जहां पे बराबर पानी लगा रहता है, जरूरत से ज्यादा लगा रहता है, उस रीजन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ वो वही है, यही काली वाली मिट्टी है वो, काली मिट्टी ही है वो कारी है, काली मत कहना, काली ब्लैक सेल हो जाती है, ठीक है। हाँ वो नहीं है ये, दिस इज द पिटी सॉइल है। तो लेक्स के अराउंड भी जहां पे पानी रहेगा कुछ महीनों के लिए, वहां पे भी इस तरीके की मिट्टी जो है वो डेवलप हो रही है, बट उतने बड़े पैचेज नहीं बनते, बड़े पैचेज आपको उसी रीजन में देखने को मिलता है। तो ये मेजर सॉइल टाइप्स, कौन कौन से सॉइल टाइप्स देखे, एरिड ही सैंडी हो गया, ठीक है, सलाइन था, तो वैसे आप कर लेना उसको। तो कभी भी आपको सिंपल सा क्वेश्चन वगैरह पूछ ले कि आप भारत के मिट्टियों के बारे में बताइए, स्टार्ट करोगे सबसे पहले अलुवियल से, क्यों, क्योंकि बड़ा सा आपका सॉइल ग्रुप है, ठीक है। तो अलुवियल को जरूर डिस्कस कर, कई बार क्या होता है कि आपके पास उतना स्पेस नहीं होता कि कैसे सबको लिखें, तो कम से कम मेजर ग्रुप्स के बारे में आप जरूर चर्चा कर लीजिए। तो अलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल की चर्चा जरूर करेंगे, लैटेराइट सॉइल की चर्चा करेंगे, एरिड सॉइल की चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास स्पेस बच जाता है, देन यू कैन टॉक अबाउट दिस पिटी एंड मार्शी सॉइल, यू कैन टॉक अबाउट द आपका माउंटेन सॉइल, और साथ ही साथ यू कैन टॉक अबाउट द आपका जो आपका, हाँ जी, सलाइन सॉइल वाली जो बात करें, तो ठीक है। तो फिर ऐसे करके इतने सॉइल टाइप्स आपको मेजर तौर पे याद रखने हैं। थोड़ा सा बिहार वाला भी देख लेना, बिहार में आई थिंक 3 पार्ट्स में चला जाएगा आपका सॉइल, होना चाहिए जनरली। जो आपका हिमालय वाला रीजन होगा, तराई वाला रीजन होगा, वहां पे सॉइल का टाइप अलग हो जाएगा। जो आपका ये गंगा प्लेन वाला इलाका है पूरा, ये इसमें एक सॉइल का टाइप अलग हो, ये तो प्योर एलुवियम जाएगा। और जो आपका पेनिसुलर प्लेटू है, जो सदर्न बिहार वाला हिस्सा हो जाएगा, फिर वहां पे थोड़ा सा सॉइल का टाइप बदल जाएगा, बट उसको भी पढ़ोगे ऐसे ही कि कहाँ पे लोकेशन है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, इसके फीचर्स क्या है, और कौन कौन से क्रॉप्स इसमें उग सकते, इतना ही करके, बाकी में भी तो इसी ये में आपका ये जो है पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो कल हम एक चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे यहाँ एक समस्या है, दैट इज द सॉइल इरोजन। हमने सॉइल डिग्रेडेशन की बात करी थी, बट नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई जो आपका टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है उसका खनन, उसका कटाव हो जाना, किसी भी कारण से उसका कटाव हो जाना, सिंपली दैट इज योर सॉइल इरोजन। अब जो है सॉइल इरोजन के मेजर कॉजेज क्या है, देखो सॉइल इरोजन का एक चीज ध्यान रखना कि जहां पे भी ऊपर की मिट्टी कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी तो मिट्टी एक दूसरे के साथ बाउंडेड रहते हैं, ठीक है, साथ ही साथ प्लांट्स रहेंगे तो उनको बाउंड करके रखेंगे, बट जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हो
उसका लेयरिंग आपस का जो बॉन्डिंग होता है वो कमजोर होगा, तो मिट्टी के कोई भी वहां पे एजेंट जब आएगा आपको, चाहे वो वाटर आए आपका, चाहे वो एयर है, वो उसको क्या करेगा, बहा करके ले जाएगा। तो अब आपको सिंपली ये याद रखना है कि कौन सी वो चीजें हैं जो इस मिट्टी को कमजोर कराती हैं। एक बहुत बड़ा कारण है दैट इज द ओवर ग्रेजिंग। जरूरत से ज्यादा वहां पे, अब जानवर जब देखते हो कि घास वगैरह खाते हैं तो आराम से तो खाते नहीं हमारी तरह, ठीक है, तो उखाड़ेंगे जोर से, तो जब जोर से उखाड़ेंगे तो साथ में वो क्या करते हैं, मिट्टी के बॉन्ड को भी कमजोर करेंगे, उसको उखाड़ेंगे। साथ ही साथ जब ओवर ग्रेजिंग करी तो एक तो वो पुल करते हैं, जब अपना घास पुल करेंगे तब काटेंगे, दूसरा कि ये क्या कर दिया, सरफेस को आपने एक्सपोज कर दिया। जब सरफेस को एक्सपोज कर दिया, जैसे ही बारिश होगी तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो मिट्टी को आपका वहां से कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ओवरग्रेजिंग एक कारण है। दूसरा दैट इज द डिफॉरेस्टेशन, एक बहुत बड़ा कारण, ठीक है। जहां पे भी आपके पेड़ पौधे लगे हुए, तो पेड़ पौधे आपके मिट्टी को कई तरीके से बचाते हैं। जैसे मान लो ये प्लांट है, तो ये क्या होगा, जब बारिश पड़ती है तो पहले इस पे जाएगी, पत्तों पे जाएगी, एंड देन धीरे धीरे यहां से क्या करती है, आपकी ड्रिप करती है। साथ ही साथ सॉइल की जो मिट्टी है, पेड़ है, इसकी जड़ों के थ्रू भी पानी क्या करते हैं, आराम आराम से इंटर करते रहे, तो वाटर का टेबल भी आपका बढ़ता है। लेकिन इस पेड़ को काट दिया ना, तो ये क्या होगा, पहले तो रेन ड्रॉप्स डायरेक्टली इस पे पड़ेंगे, डायरेक्टली पड़ेंगे तो एक इरोजन कहलाता है, टाइप ऑफ इरोजन, इसको कहते हैं स्प्लैश इरोजन। ये क्या करता है, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के, उसको वो पहले धक्का देके बाहर निकालेगा, स्प्लैश इरोजन कराएगा। अब ये जो छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, जहां पे भी छोटे छिद्र थे जिसके थ्रू पानी आपका फिल्ट्रेट कर सकता था, उसको जाकर के ये फिल कर दे। यानी कि सॉइल की जो कैपेसिटी थी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, पेड़ होता तो ज्यादा करता, नहीं भी था तो कुछ करता, बट स्प्लैश इरोजन की वजह से इसने क्या कर दिया, उस चीज को फिल कर दिया। तो फिल कर दिया तो अब पानी यहां से बहना स्टार्ट करेगा रादर देन नीचे इनफिल्ट्रेट करने के, और यहाँ पे वो स्टार्ट कराता है शीट इरोजन। एक टर्म दूसरा यूज होता है जिसको कहते हैं शीट इरोजन। तो स्प्लैश इरोजन क्या हुआ, पानी के टकराने की वजह से मिट्टी थोड़ी बहुत जो उठी, दैट इज द स्प्लैश इरोजन। शीट इरोजन क्या करेगा, वो पूरा का पूरा लेयर ही बहा करके अपने साथ में, जब पानी का मात्रा बढ़ेगा तो पूरा का पूरा शीट इरोजन कराना स्टार्ट करता है। तो देखो पेड़ों का होना कितना जरूरी है, एक तो आपका इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ आपका वाटर टेबल को भी बढ़ाते हैं। लेकिन इनके नहीं होने की वजह से आपकी मिट्टी भी कट रही है और साथ ही साथ आपका वाटर टेबल भी खराब होगा। इसके अलावा ऑब्वियसली हवाएं तेज चल रही हैं। अब जैसे जो राजस्थान वाला रीजन है, तो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। जो आपका सहारा वाला रीजन था वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, वो एक्सपैंड कर रहा था। इसीलिए एक इनिशिएटिव चला था, याद करो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना जाके। ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ठीक है। ये जो नॉर्थन अफ्रीका का आपका रीजन है, वहां पे इन्होंने कहा है कि वी विल प्लांट द ट्रीज, जितने भी यहाँ पे कंट्रीज हैं, तो इसलिए करेंगे ताकि जो सहारा का एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सपेंशन ना करे। तो सिंपल सी बात है ना, हवा चलेगी, तेज चलेगी, सैंड को बहा कर ले जाएगी। अब आपका जो भी फर्टाइल एरिया है वहां पे सैंड डिपॉजिट हो जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी वहां पे खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ भी होती है ना, जब कोसी अपना रास्ता चेंज करती है या नदियां अपना रास्ता चेंज करती है, तो बहुत सारा रेत ले जाके खेतों में डाल देगी, तो हो गया कहानी खत्म, वहां पे फर्टिलिटी आपकी चली गई। तो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है। इसके अलावा टोपोग्राफी एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कारण है, जहां पे भी स्टीप स्लोप्स हैं और हेवी रेनफॉल है। याद करो केरला को हर साल देखने में मिलेगा तुम्हें, क्या है भाई, तो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टीप स्लोप्स हैं, टोपोग्राफी उसकी वैसी है कि बहुत ज्यादा इरोजन होता रहेगा। इसके अलावा एक जो है आपका यहाँ पे ह्यूमन का भी रोल मिलेगा इस रीजन में। हालांकि एग्रीकल्चर के एक और कारण, इरिगेशन जरूरत से ज्यादा करना आपके सॉइल को क्या करता है, सलाइन कर रहा है, ऑब्वियसली एक टाइम के बाद वो इरोड होना शुरू होगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक कारण है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो क्या करता है, स्लैश एंड बर्न मेथड जिसको कहते हो आप, जो कुछ ट्राइब्स उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ इलाकों में जाएंगे, वहां के पेड़ पौधों को काट देंगे, काटने के बाद दे विल, जो झूम कल्टीवेशन कहते हैं ना, झूम कल्टीवेशन, झूम की खेती, वो जो है दैट इज आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जांपल है। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में माइनिंग, आप क्या कर रहे हो, जो आपका ये केरला में लैंडस्लाइड्स एक तो नेचुरल कारण से होते हैं वहां पे, बट इसमें ह्यूमन का भी रोल बहुत ज्यादा है। उन्होंने क्या करा है कि ये जो आपका मान लो ना, ये ऐसे स्लोप्स होते हैं, अब ये क्या करते हैं कि पानी अगर इस पे गिरेगा, तो काफी सालों से ऐसा है ये, तो पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता था, ये आराम से क्या करता था, निकल जाता था। बट इन रीजन्स में थोड़ी बहुत बॉक्साइट अच्छे मात्रा में मिलती है, तो इन्होंने क्या करा है, इन स्लोप्स में से बॉक्साइट यहाँ से निकाल दिया है और इसका शेप जो है ना ऐसा बना दिया है। अब जब ऐसा शेप बना दिया तो बारिश पड़ेगा तो क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वो वाटर आराम से नीचे जाएगी, और वाटर जब धीरे धीरे इसमें काफी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, एक टाइम के बाद यहाँ से ये चल पड़ेगा नीचे, ठीक है, घूम के आते हैं।
तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, लैंडस्लाइड काफी ज्यादा होता है। नेचुरल कारण ऑब्वियसली है कि वहां पे वेस्टर्न घाट का रीजन है, कम टाइम में ज्यादा बारिश हो जाती है, स्लोप्स हैं, ये सारी चीजें ठीक है। बट उसके अलावा माइनिंग और डिफोरेस्टेशन ये बहुत बड़ा कारण है आपका, जो आपका केरला के रीजन में बराबर हर साल मिलता है। हर साल ऐसा कोई साल ही नहीं जाता कि वहां पर लैंडस्लाइड नहीं हुआ, इतने लोग नहीं मरे। तो ये एक काफी बड़ा कारण है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ऑब्वियसली जिस रीजन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगी वहां पे आपका मिट्टी वहां पे खराब होनी ही होनी है। जैसे बोकारो धनबाद वाले रीजन में जब बारिश होती है तो देखने लायक आता है, छत से जब पानी गिरता है तो। हाँ ठीक है, हाँ जो बारिश होगी ना आप देखोगे आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। तो जब बारिश होती, हमारे यहाँ बारिश होती है तो छत से कैसा पानी गिरता है, थोड़ा सा पीला टाइप का या साफ पानी ही गिरेगा। वहां पे जब बारिश होती है छतों से तो आपको काला पानी जो है वो देखने मिलता है, एकदम प्योर काला रहता है वो। हाँ रानीगंज वाला एरिया भी, तो जितना ये आपका कोल माइन वाला एरिया है सब जगह ही। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स में वहां पे भी ऑब्वियसली पॉल्यूटेंट्स वगैरह जो है मिट्टी पे डिपॉजिट होंगे, वो इसको खराब करेंगे। जहां पे भी थर्मल पावर प्लांट्स होंगे वहां पे जो फ्लाई ऐश डिपॉजिट होता है वो भी मिट्टी को क्या करता है, धीरे धीरे काला रहता है वहां पे। ठीक है, वहां पे पेड़ पौधे पत्तियों पे ऐसे ही आपको काला जो है वो जमा हुआ रहता है। ठीक, और मजा लेना है तो व्हाइट शर्ट पहन के निकलिए। ठीक है, रोज जो है आपको पहली बार, हाँ और सुबह हाँ तो वहां पे जो है डार्क कलर क्लोथ से पहले, तो जहां पे भी इंडस्ट्री है वहां पे आपको सॉइल को खराब होना ही होना है। हाँ जी, तो गुंडे, अच्छा रानी गुंडे गुंडे गुंडे, अच्छा बहुत पुराना मूवी हो गया ना वो तो। अच्छा चलो, अच्छा इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या होगा। सिंपल सी बात, आपका जो टॉप सॉइल है वो लूज हो गया। और टॉप सॉइल हमने कल ही सॉइल प्रोफाइल में बात करी थी कि जो आपका फर्टाइल जो होता है दैट इज योर आपका टॉप सॉइल अपर लेयर होगा। तो अपर लेयर आपका चला गया तो फिर आपकी खेती वगैरह में दिक्कत होगी। साथ ही साथ लोअरिंग ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर टेबल, स्प्लैश इरोजन से समझाया ना मैंने। स्प्लैश इरोजन में क्या होता है, आपने जो है उसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी करने की क्षमता को खत्म कर दिया। जैसे ही इरोजन हुआ छोटे छोटे पार्टिकल्स जाके उन पोर्स में जमा हो गए, तो वाटर जो है अब नीचे की ओर आपका फिल्टरेट नहीं करेगा। इसके अलावा ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन तो होगा ही, एक्सटेंशन ऑफ एरिड लैंड, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत के करीब करीब 33% लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है, आपका वेजिटेशन खराब हो रहा है, तो ड्राउट्स एंड फ्लड्स भी आएंगे। ड्राउट कैसे आएगा भाई, खेती है ही नहीं। ठीक है, आपका वेजिटेशन सूख रहा है, टॉप सॉइल आपका फर्टाइल नहीं बना। तो फ्लड कैसे आएगा, थोड़ी सी भी बारिश हो गई, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, वो इन्फिल्ट्रेट ही नहीं कर रहा है, तो सारा का सारा पानी क्या करेगा, बहेगा। हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स बढ़ रहे हैं ना, आप देखो कि इंडिया में शहरों में काफी ज्यादा फ्लड आने शुरू हो गए। क्या कारण है, क्योंकि जो भी बारिश होती है तो उसके नीचे सिप करने का रास्ता नहीं मिलता है उसको, तो वो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, वो ड्रेन के थ्रू बहेगा। और एक टाइम के बाद आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर जाते हैं, और ड्रेन ओवरफ्लो करेंगे वो पानी फिर आपका स्टैग्नेट होना शुरू करेगा। इसके अलावा सिल्टिंग ऑफ रिवर्स एंड कैनाल बेड्स, जो मिट्टी कट के जाएगी तो कहीं ना कहीं तो जमा हो रही होगी, और मिट्टी कहीं ना कहीं जमा होगी तो कहाँ जमा होगी, नदियों में। नदियों का आपका तल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और तल बढ़ता जाएगा तो उसको वाटर ले जाने की क्षमता कम होगी, तो क्षमता कम होगी तो फिर से बाढ़ कर आएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए बार बार उसको क्या कर जाता है, ड्रेजिंग कराया जाता है कि हर साल जो है भाई थोड़ा सा जेसीबी लगा के इसका तल जो है खोद दो, साफ करा दो। इसी वजह से साथ ही साथ रिकरेंसेज ऑफ लैंडस्लाइड वगैरह जो है वो काफी मेजर कारण है। अच्छा, एक टर्म यूज होता है, अभी तक हमने सॉइल इरोजन की बात करी, एक स्पेसिफिक टर्म आपको कभी देके कंफ्यूज कर देगा, दैट इज द सॉइल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, डिग्रेडेशन का मतलब है खराब होना, क्वालिटी का घट जाना। ठीक है, यानी कि जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी थी, अगर इसको स्पेसिफिक टर्म में लेके आओगे तो दिस इज मींस व्हाट, दिस इज मींस डिक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसे डिक्रीज होगी, आपने उसके टॉप सॉइल को हटा दिया, प्रोडक्टिविटी से खराब हो गई, तो यानी कि सॉइल इरोजन तो एक बहुत बड़ा मेजर कारण बनेगा। इसके अलावा आप खेती जो है आप ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह करोगे तो ये टर्म जाएगा। तो आप कहीं पे भी सॉइल डिग्रेडेशन आए, आप यू कैन सिंपली टॉक अबाउट द सॉइल इरोजन, आपको आंसर लिखना यहां से आसान हो जाएगा। एक टर्म और यूज होता है, दैट इज द डेजर्टिफिकेशन। तो पहले क्या होगा, सॉइल इरोड होगा, इरोड होने से उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, तो खेत कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। और बंजर को ही तो डेजर्ट कहते हैं, जहां पे खेती नहीं हो सकती उसी को तो डेजर्ट कहते हैं ना, जहां पे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही ना हो।
लेकिन स्पेसिफिकली अगर ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब है सॉइल डिग्रेडेशन, लेकिन खास इलाकों में, सॉइल डिग्रेडेशन इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, ये ऐसे ही इसको डिफाइन करा जाता है। जो आपको यूएनईपी है या यूएनसीसीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, लिख लो अगर कहीं पे सॉइल डिग्रेडेशन आ जाए तो इसको उन्होंने कैसे डिफाइन करा है, सॉरी सॉइल डेजर्टिफिकेशन आ जाए तो, क्योंकि ये ज्यादा चर्चा में रहता है जनरली। अब सॉइल इरोजन वो नहीं पूछेगा आपसे, काफी कॉमन हो चुका है, तो सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल डिजर्टिफिकेशन करके पूछेगा, तो बस इसी टर्म के साथ खेलना है। आप इंट्रोडक्शन में यू जस्ट मेंशन कि सॉइल डिजर्टिफिकेशन इज नथिंग बट द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी स्पेसिफिकली इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, और ये डिफाइन करता है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, कैसे जाएगा ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो सिंपली सॉइल इरोजन के कारण जो है वो भी जाएंगे आपको सारे के सारे सॉइल डिग्रेडेशन में या सॉइल डेजर्टिफिकेशन में। डेजर्टिफिकेशन थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है, तो जस्ट आप उसको मेंशन कर, बाकी इसमें सारे आपको है ही। और जस्ट ये डेटा रखना, भारत का ऑलमोस्ट 30 to 33% जो एरिया है वो डिग्रेड हो चुका है आपका, कल्टीवेटेड एरिया हर साल डिग्रेड हो रहा है। उस रीजन में है वो, राजमहल छोटा नागपुर रीजन है, अब वहां पे पार्टिकुलर कितना है कहां पे है वो बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसका स्पेसिफिक नहीं बता सकता, बट उस रीजन में वोल्केनिज्म हुआ है, उस रीजन में वोल्केनिज्म हुआ है। अब पार्टिकुलरली कहां कहां पे, देखो होता क्या है ना कि ऐसा है कि जैसे वोल्केनिज्म हुआ तो ये पूरे का पूरे एरिया में मान लो लावा जमा हो गया, बट विद द टाइम इस पे धीरे धीरे और लेयर्स जो है मिट्टी के जमा हो गए, सिर्फ लावा का प्लेट, तब तो वो होना चाहिए, होना चाहिए। अब इसमें होता क्या, देखो इसमें क्या है कि अब हो सकता है वो पूरे नीचे के रीजन में हो, बट क्या है कि किसी वजह से यहां से एरिया जो है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो गया, लेयर कट गया, नदी बही या कुछ बही, वहां से उसने एक्सपोज कर दिया। तो कई बार एंशियंट जो वोल्केनिक साइट्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो होते हैं, तो फिर हो सकता है कुछ वैसा कैरेक्टरिस्टिक हो उसका, आई डोंट नो स्पेसिफिकली, तो फिर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा उसको। नहीं हो सकता, देखो ये छोटा नागपुर रीजन में एंशिएंट वोल्केनिज्म है, भारत का सबसे पुराना वोल्केनिज्म इसी रीजन में हुआ था, मतलब जब भारत मूव करा था उससे भी पहले का है वो वोल्केनिज्म, माइट भी एक्सपोज हुआ टाइम के साथ, इसलिए दिखता है। ठीक है, तो ब्लैक आपका वैसे पहाड़ बनेंगे, इग्नियस रॉक्स बनेंगे तो ऐसे ही बनेगा जनरली, ठीक है। तो ये सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल डेजर्टिफिकेशन आप इसको क्लियर रखेंगे। अब रह गया कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं सॉइल कंजर्व करने के। देखो एक चीज समझ लो कि सॉइल को कंजर्व करना है, यानी सॉइल, अगर जनरली चर्चा कर रहे हैं हम लोग सॉइल इरोजन पे, ठीक है, तो जो इसके कॉजेज थे आप उसको कंट्रोल कर लो, नहीं तो कॉजेज इसके क्या क्या थे, आपका ओवरग्रेजिंग था, आप ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करिए, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन था, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करिए, साथ ही साथ जो आपका मान लो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हो रहा है और ये सब चीजें हो रही है आप उसको कंट्रोल कीजिए, जो इरिगेशन की वजह से खराब हो रहा है आप उसको कंट्रोल कीजिए, यही सब चीजें करोगे ना। बट इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा आपका जो फोकस होगा, ये सब चीजें आप लिख सकते हो, बट इसके अलावा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरा सॉइल जो है ना वो कभी एक्सपोज ना हो वाटर से, मतलब कि टॉप सॉइल जो है ये आपका इरोडिंग एजेंट्स जो है आपके, चाहे वो विंड है चाहे वो एयर है, उससे डायरेक्टली एक्सपोज ना हो। अगर उस एक्सपोजर को आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका सॉइल इरोड होने से बच जाएगा। दूसरा कि जब आपने एक्सपोजर को कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद फोर्स कहां से आता, जब पानी मान लो स्प्लैश इरोजन हो रहा था ना, पानी ऊपर से गिर के डायरेक्टली हिट कर रही थी तो इरोजन कर रही थी, उसके बाद वो पानी धीरे धीरे जमा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था और काफी तेजी से बहना शुरू करता था, तो भी मिट्टी कटाव करती थी। तो दूसरा आपका पर्पस होना चाहिए कि जब आपने डायरेक्ट हिटिंग को बंद कर दिया, मिट्टी पे डायरेक्ट लगना, तो दूसरा नेचर क्या होना चाहिए आपका कि जो स्पीड है वाटर का उसके स्पीड को मैं क्या करूं, उसके स्पीड को रिड्यूस करूं, जितना उसके स्पीड को कम कर दूंगा वहां पे मेरी मिट्टी का कटाव होना कम हो जाएगा।
ये दो चीजें ध्यान रखें, बाकी जो भी चीजें बताई गई है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही काम करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपका फॉरेस्टेशन वगैरह ये सब छोड़ के, तो पहला जो है दैट इज द टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, दैट इज द पहाड़ों पे ही आप खेती करते हो, वहां पे ऐसे बना बना करके नहीं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपने वाटर का स्पीड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वाटर जो आपका फ्लो करती है ऐसे डायरेक्टली, तो इसका स्पीड बढ़ते जाता ना, आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ब्रेक दे दिया थोड़ा सा, तो इसका कटाव क्या हो जाएगा, मिट्टी का आपका थोड़ा सा कम होगा। साथ ही साथ यहाँ से मिट्टी लेके आएगा तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, तो आपकी मिट्टी के कटाव का स्पीड क्या हो जाता है, वो कम हो। तो टेरेस फार्मिंग आप कहाँ पे करोगे, जहां पे कि आपका पहाड़ी रीजन से जहां पे स्लोप्स है, वहां पे आपने पानी के स्लोप को क्या कर दिया, पानी के स्लोप को आपने कम कर दिया। इसी तरीके से एक जो होता है दिस इज नोन एज आपका कॉन्टोर प्लॉगिंग। कॉन्टोर प्लॉगिंग में क्या होता है कि आप खेत को ना ऐसे एक धारी में नहीं जोतते, खेत को सीधा नहीं जोतते, केवल आप खेत को कैसे जोतोगे, आप ऐसे भी जोतोगे। इससे हुआ क्या कि जब बारिश होगी तो इनमें पानी जो है वो होल्ड होगा। अब केवल एक साइड से फ्लो होता तो क्या होता, ये सिंपली मिट्टी एक साइड से बह के चली जाएगी। तो आप कॉन्टोर्स बनाते हो, कॉन्टोर्स बना के वो छोटे छोटे आपके पॉन्ड के टाइप बन जाएंगे। तो ये आपको मेढ़ी जिस हो गया, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, मेढ़ी बनना हो गया। इसके अलावा एक चीज और भी कहता है कि जहां से भी जैसे खेतों में मान लो कहीं पे नदी इस तरीके से कैनाल फ्लो कर रहा है, अब आप यहाँ से पानी निकाल के खेतों में ऐसे डालते हो। अगर आपको पानी ऐसे डालने का है, ठीक है, इस रास्ते से पानी जाएगा, तो आपकी जो खेत की जुताई होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए। अगर ऐसे रहा सीधा तो फिर आपकी वो मिट्टी को काट के ले जाएगा। तो इसको भी कहते हैं कि आप इसको क्या करो, क्रिस क्रॉस फार्मिंग करो, कि अगर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन से है तो मेरा जो कल्टीवेशन होगा वो कैसे होगा, वो क्रिस क्रॉस जाएगा, ताकि पानी के फ्लो को क्या कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है। तो सेम अब इसमें पानी जमा होता रहेगा धीरे धीरे, तो आपका ऑब्वियसली पानी का इनफिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा, नीचे भी पानी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसके अलावा काउंटर बैरियर्स, काउंटर ट्रेंचिंग, ये सिंपली क्या है कि मान लो इस तरीके से आपका काउंटर प्लॉगिंग करी गई है। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे मेढ़ लगा देंगे या छोटे छोटे पौधे लगा देंगे, तो पानी के फ्लो को आपने और कम करा, ठीक है। आप पानी को और थोड़ा ज्यादा देर तक क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। या फिर आप किनारे किनारे जहां पे भी आपका कैनाल्स होता है, तो आप वहां पे भी क्या कर देते हो, प्लांटिंग कर देते हो, ठीक है। तो ये जो है दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज काउंटर बैरियर्स या काउंटर ट्रेंचिंग। तो ये भी आपके पानी को फ्लो को क्या कर रही है, कम कर रही है। तो अल्टीमेटली आप कहीं पे भी सेम वही काम कर रहे हो। इसके अलावा एफोरेस्टेशन तो आप ऑब्वियसली करोगे, जो भी आपका डिफोरेस्टेशन वगैरह हो रहा है उसको आप कंट्रोल कीजिए, एफोरेस्टेशन कीजिए, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा कवर क्रॉप्स या क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉप रोटेशन क्यों, ताकि अगर आप एक ही फसल लगाते हो खेत में, ठीक है, तो क्या होता है, टाइम धीरे धीरे वो टाइम के साथ क्या करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को डिग्रेड कर देता है, सेम टाइम के न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी वजह से क्या कहा था कि खेती आप इस बार धान लगाया तो अगले साल वहां पे कुछ और लगा लेना, इस बार गेहूं लगाया तो अगले साल वहां पे दलहन लगा लेना, ताकि केवल एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स केवल ना एब्जॉर्ब हो, खेत जो है उसको टाइम मिले अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपने क्रॉप रोटेशन करा। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू नो टिल फार्मिंग, या आप खेत को आज के डेट में काफी कॉमन टर्म ये हो गया है, नो टिल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के नाम से जाना जा रहा है, कि जिन रीजन्स में सॉइल की काफी ज्यादा समस्या है वहां पे आप नेचुरल फार्मिंग कीजिए। नेचुरल फार्मिंग में मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे खेत जोतेंगे नहीं, ठीक है, आपको फसल लगाना है, आप थोड़ा सा गड्ढा करके भले उसमें बीज डाल दीजिए, पर डोंट प्लाउ द फील्ड। प्लाउ करते हो तो क्या करते हो, तुम मिट्टी को तोड़ भी तो रहे हो ना, उसको हल्का कर रहे हो, तो थोड़ा सा भी विंड चलेगा, हवा चलेगी, तो उसका कटाव होना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो नो टिल फार्मिंग या आपका नेचुरल फार्मिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या हो जाएगा कि क्रॉप्स को अलग अलग स्ट्रिप में उगाया जाएगा। मान लो यहाँ पे पल्स लगा दिया, यहाँ पे व्हीट लगा दिया, यहाँ पे फिर से पल्स लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिलेट्स लगा दिया। अब इससे क्या होता है, जब स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हो कि दो चीजें होंगी, एक तो कि ये सारे क्रॉप्स एक साथ आपके जो है मैच्योर नहीं होंगे, एक साथ मैच्योर नहीं होंगे तो हम हमेशा आपका मतलब एक साथ पूरा का पूरा आप काटोगे नहीं फसल, जब एक साथ पूरा का पूरा फसल नहीं काटोगे तो आपका सॉइल जो है वो एक्सपोज नहीं होगा एक साथ में। दूसरी चीज कि इसमें एक और फायदा भी होता है एग्रीकल्चर के पर्पज से, कि कोई भी बीमारी आपका पूरा फैलेगी नहीं। जैसे मान लो कोई कीड़ा है जो पल्स में लगता है, मान लो जो दलहन में लगता है, तो वो अब उसको वो व्हीट को क्रॉस करके यहाँ पे नहीं आएगा,
वो उसी स्ट्रिप में क्या करेगा, रह जाएगा। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग के दो फायदे होते हैं कि एक तो बीमारियां वगैरह नहीं फैलती हैं, दूसरा कि आपका एक टाइम में हमेशा ही पूरा का पूरा सॉइल जो है वो एक्सपोज नहीं होगा, क्योंकि इसका मैच्योरिटी का पीरियड जनवरी में है, इसका फरवरी में, इसका मार्च में है। तब तक आप इसको जनवरी में काट के फिर इसमें लगा दो सब्जी। कहने का मतलब छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट दो और धीरे धीरे खेती करते रहो। रेगुलरली आप उसमें कुछ ना कुछ फसल लगाए रखो। आप सॉइल को कभी भी पूरे तरीके से आप एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी कई तरीके हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग में कौन सा स्ट्रिप आप लगाओगे। इसके अलावा मल्चिंग एक तरीका है। मल्चिंग क्या कहता है, जैसे सिंपली जो फसल कटा आप उसको क्या करते हो, उसी को उसी खेत में छोड़ देते हो, तो सॉइल आपका क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा। आपका ऑर्गेनिक मटेरियल भी बढ़ा सॉइल में, और साथ ही साथ जब भी बारिश होगी तो स्प्लैश इरोजन भी नहीं होगा। तो ये जनरली टर्म्स हैं। आप देखो, ग्रेजिंग कंट्रोल करना, फॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना, मतलब डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना, आप जो है सलाइन अल्कलाइन सॉइल का इंफ्यूजन बढ़ना, ये सारी चीजें आप करोगे। बट इसके अलावा इनको जरूर मेंशन करना दो तरीके से करके, कि एक तो आप डायरेक्ट एक्सपोजर बचाइए और दूसरा पानी के फ्लो को कम कीजिए। तो डायरेक्ट एक्सपोजर बचाने के लिए आप स्ट्रिप क्रॉपिंग का यूज करो, आप जो है इसका मल्चिंग का यूज करो, ठीक है, इनका यूज कर लो। और पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये यूज द आपका काउंटर प्लॉगिंग, काउंटर बर्निंग जैसी चीजें जो है, टेरेस फार्मिंग जैसी चीजें हैं वो कर लोगे, एंड दिस इज हाउ योर सॉइल विल बी कंज्यूम्ड। अब जो बात थी सवाल क्वेश्चन के लिखने की, नाउ आप एक बार क्वेश्चन बताओ, आई विल जस्ट गिव यू द आइडिया कि कैसे लिखोगे, एंड देन यू विल ट्राई टू राइट इट। पहला सवाल क्या था, नहीं लिखा क्या? हाँ हाँ, कल ही वाला। इसमें अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कंटेंट है, ठीक है। सॉइल में घुमा फिरा के इसी डायरेक्शन से क्वेश्चन आते रहते हैं। मन करे थोड़ा सा तो इवन सीसीडी वाला पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या इनके टारगेट्स हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कमेंट अगर केवल रहेगा, आपको जस्ट मेंशन कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है। अगर एक्सप्लेन विद स्पेशल डिफरेंस टू इंडिया मिल रहा है, तो नाउ व्हाट यू विल डू, आप एग्जांपल में क्या करोगे, इंडियन सॉइल्स का यूज करो कि एलुवियल सॉइल में ये प्रोसेस आपको कहां दिख रही है। ब्लैक सॉइल में किसी में एलुवियल सॉइल को एक्सप्लेन कर देना, किसी में ब्लैक सॉइल को कर देना, किसी में जो है आप पीटी मार्सी सॉइल को कर देना, किसी में लेटराइट सॉइल को कर देना। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। हो सकता है कभी बिहार के रेफरेंस में आ जाए तो भी आप सेम काम करके लेके जाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। देखो, सॉइल डिग्रेडेशन इज अ मेजर थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है। कहने का मतलब आपका आंसर इसे शुरू होना चाहिए, बट आपका मेन पार्ट क्वेश्चन का ये नहीं। मेन पार्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई सॉइल डिग्रेडेशन के कारण बताइए और उसको कंजर्व करने के तरीके बताइए। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करते हो कि जहां पे आपको ओपनिंग स्टेटमेंट है वहां पे आप कुछ सपोर्टिव आर्गुमेंट दे देते हो। सपोर्टिव आर्गुमेंट मतलब आप सिंपली कहीं डेटा मेंशन कर दो कि भाई भारत में फूड की प्रोडक्शन ये है, टाइम के साथ पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी, खेती का लैंड हमारा इस तरीके से कम हो रहा है, या जो डेटा है आपको सिंपली मैंने दे दिया इवन सीसीडी का डेटा, सीधा बोला कि 33% आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है। पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ने वाली है, तो पॉपुलेशन बढ़ने वाली तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आपके फूड सिक्योरिटी को थ्रेट लेके जाएगा। वो आपका ओपनिंग आर्गुमेंट हो जाएगा। नाउ यू विल डायरेक्टली कम कि आपका इशू क्या क्या है, क्यों किस वजह से आपका सॉइल जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन को आप लेके चले जाना डायरेक्टली दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप सिंपली फैक्टर्स में लिख सकते हो एरिया वाइज। देखो आंसर लिखने कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप एरिया वाइज लिख के चल सकते हो कि नॉर्दर्न इंडिया में क्या कारण है, वेस्टर्न इंडिया में क्या कारण है, सदर्न इंडिया में क्या है, ईस्टर्न इंडिया में क्या है, एंड यू कैन मेंशन। या फिर यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि अच्छा इसमें नेचुरल कॉजेज कुछ है क्या, एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कुछ है क्या, ठीक है। या फिर आप इसमें यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि कुछ आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ कॉजेज हैं, नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ कॉजेज हैं। इस तरीके से भी आप हेडिंग चाहो तो डाल सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉजेज में क्या क्या लिख सकते हो, ओवर इरिगेशन एक समस्या है, ओवर फर्टिलाइजर यूज एक समस्या है, ठीक है, अनसुटेबल क्रॉप्स की खेती एक समस्या है, ठीक है, आपका जो है फॉल्टी सिंपली फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप सारे कर सकते हो। नॉन एग्रीकल्चर में क्या है भाई, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, नेटवर्क्स हो रहा है रोड्स का, अर्बन एरियाज का, इसके वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इशू है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जरूर मेंशन करना इंडिया में, दैट इज योर रेवाइंस। जो आपके रेवाइंस का फॉर्मेशन है, जो आपका वो डाकू किस रीजन में होते थे, चंबल, जो चंबल वाले जो रेवाइंस वाले रीजन है, ये क्या है, रेवाइंस कुछ नहीं है। रेवाइंस ये ऐसे एरियाज हैं आपको जनरली
जहां पे कि क्या हो रही है कि मिट्टी का कटाव काफी तेजी से हो रहा है। मिट्टी का कटाव इतना तेजी से हो रहा है कि वहां पे अब खेती लायक कुछ बचा नहीं है। तो उस रीजन में सीन देखते हो कितने बड़े बड़े आपको, ये वो जो आपको दिखे ना गड्ढे टाइप के, वो पानी के फ्लो की वजह से बना हुआ है। मिट्टी को पूरा वो खराब कर चुकी है। रेवाइंस का फॉर्मेशन आपको इंडिया के 2 रीजन में काफी ज्यादा है। एक तो चंबल वाला है ही, और दूसरा जो है आपका हिमालय फुट हिल्स वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पे भी बारिश ज्यादा है। हिमालयन फुट हिल्स वाला रीजन, खास करके जो पंजाब का पठानकोट वगैरह जो रीजन है, यहाँ पे रेवाइंस का फॉर्मेशन काफी ज्यादा है। रेवाइंस कभी भी कब बनेंगे? रेवाइंस बनेंगे तब कि जब यहाँ पे स्लोप काफी ज्यादा हो, ठीक है, और यहाँ से आप पेड़ों को काट दो, पेड़ों को काट दो। तो अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, जब पेड़ आपने पूरा ही उसको साफ कर दोगे, अब बारिश होगी जैसे ही, तो वो क्या करेगी, वो बड़े बड़े गड्ढे बनाना शुरू करेगी, और बड़े बड़े गड्ढे बनाएगा, पूरा का पूरा आपका जो सरफेस है वो खराब हो जाएगा। तो रेवाइंस का भी फॉर्मेशन एक भारत में बहुत बड़ी समस्या, खास करके ये आपके सेंट्रल इंडिया वाला। तो सेंट्रल इंडिया वाला याद करो, जो पेनिनसुलर प्लेटू है यहाँ पे, तो पेनिनसुलर प्लेटू यहाँ पे आपकी ढलान जो है इसकी नॉर्थ की तरफ है, तो वहां से आपने खेतों को पेड़ों को साफ कर दिया है, तो पूरा का पूरा रेवाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, चंबल वाला रीजन। और दूसरा जो है हिमालयन के फुट हिल्स में, ठीक है। तो रेवाइन्स का फॉर्मेशन ये भी आपका सॉइल डिग्रेडेशन का कारण हो रहा है। इसके अलावा आप और भी मेजर कर सकते हो कि इसमें भी कुछ नेचुरल कॉजेज हैं, साइक्लोन का होना, सॉल्ट इंट्रूजन का होना, ये सारे के सारे जो है आपके सॉइल डिग्रेडेशन के कारण बनेंगे। मेजर टू कंजर्व, ऑब्वियसली नेचुरल कॉजेज को आप बहुत ज्यादा रोक नहीं सकते। आप किसको रोक सकते हो? जो आपके एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है, राइट। तो फिर आप वहां से फूड, अब क्योंकि फूड सिक्योरिटी की भी बात है, आप इसमें चाहो तो एक चीज ये भी ऐड कर सकते हो कि भैया देखो, लैंड तो हमारे पास फिक्स है, ठीक है, तो कम से कम हम ये जरूर बात करें कि जो आपका खराब हो गया उसको खराब, मतलब उसको आप ये करो, उसको फिर से आप ठीक करो, और जो आपका बचा हुआ है कम से कम उसको खराब ना होने दो। तो दैट, उस लाइन पे आपका आंसर जाएगा जो सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन तो काफी इजी वाला क्वेश्चन था। हाँ, अब इसमें चैलेंज क्या होगा? इसमें चैलेंज होगा कि आप कैसे 200 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में पूरे आंसर को लिखोगे, ठीक है। तो उसमें सिंपली उसी टेम्पलेट पे चलना, उतना ही 2-2 3-3 टचर लाइन सबके बारे में लिखते हुए, वो आपका बहुत जोर से ज्यादा हो जाएगा। और अगर ऐड कर सको तो एक मैप जो है वो आप जरूर ऐड करो। सिंपल हैंड जो आप ड्रॉन मैप करते हो ना, जो आप फ्री ड्रॉइंग स्टाइल होती है मैप की, उसमें आपको जरूरत नहीं होता कि आप एकदम एग्जैक्ट बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप बस नाम इसके मेंशन करते चले जाओगे। यहाँ पे इस रीजन में ये थोड़ा सा मेंशन कर लेना, ये आपका एरिड रीजन, ठीक है, ये आपका एरिड सॉइल है, ये आपका दिस इज योर कंप्लीटली, ये आपका माउंटेन सॉइल हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत इस रीजन में जाएगा, नीलगिरी वाला रीजन, थोड़ा सा इस रीजन में मेंशन कर सकते, माउंटेन सॉइल हो गया, ठीक है। मार्सी सॉइल इस रीजन में है, नीचे वाला रीजन में, ये केरला वाला रीजन, ये जो है ये आपका मार्सी सॉइल का रीजन है, थोड़ा बहुत यहाँ मिलता है, थोड़ा सा उड़ीसा वाले रीजन में है, एंड थोड़ा सा यहाँ उत्तराखंड वाले रीजन में। ये आपका पीटी एंड मार्सी सॉइल हो गया। ऐसे करके आपका एक मैप डालोगे, और फिर इससे ज्यादा जरूरत का ये नहीं पड़ेगा आपको। अब मैप डाल दोगे तो क्या होगा, आपको लोकेशन नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपली फीचर्स डाल के डिस्कस करते चलिए। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ, अगर इस तरीके से सवाल आपका सॉइल से आए तो आप इसको पूछ सकते हो। प्रीलिम्स में इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में वही टाइप्स और सबके फीचर्स आपका लोकेशन के साथ याद। दैट्स ऑल जो कि आपका इस रीजन से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी, कोई सवाल है तो आप बोलें। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया क्योंकि अदरवाइज एक क्लास और लगता है, और क्लास इस वीक और लगी नहीं है, तो इसके वजह से मुझे थोड़ा सा स्पीड करके चलना पड़ा, अदरवाइज बीच में छोड़ना पड़ता, ठीक है। तो हाँ जी।